हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। दिस इज़ विकास कुमार। वेलकम टू माय चैनल द एथिकल ब्यूरोक्रेट। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे राइट फ्रॉम 2011 से 2024। अभी तक वी हैव कंप्लीटेड हिस्ट्री, इसमें भी एंशिएंट मेडिएवल एंड मॉडर्न हो चुका है। हम लोग ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, एंड हमारा पॉलिटी भी कवर हो चुका है। थ्रू दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद साइंस एंड टेक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको 2011 से 2024 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग इस 2-3 लेक्चर के थ्रू सॉल्व एंड कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, राइट। अच्छा, साइंस टेक का अगर बात करते हैं तो पूरे चैप्टर को मैंने 9 चैप्टर्स में बांटा है, ठीक है। एंड या इधर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टोटल 141 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन ये बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से पूछा गया है। फिर ये आईटी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी कुछ 21 क्वेश्चन, सिमिलरली स्पेस से आपको 19 क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा बायोटेक्नोलॉजी पे, एंड उसके जो 31 क्वेश्चन है उसको हम लोग इन ग्रेट डिटेल सॉल्व करेंगे। एंड या जैसा कि मैंने बताया कि 3 से 4 वीडियो के थ्रू सॉल्व करने का पूरा क्वेश्चन प्रयास करेंगे। वीडियो छोटा होगा ताकि आप कोई भी एक टाइम पे बैठ के उस वीडियो को कंप्लीट ही कर लो, है ना। मेरे पास एक ऑप्शन ये भी था कि मैं पूरा वीडियो बना लेता एंड सबको मतलब एक साथ जोड़ के आपको दे देता, लेकिन वो शायद आप भी मतलब कंप्लीट उसको नहीं कर पाओगे क्योंकि वो लंबा होगा, थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है। एंड या ये वीडियो छोटा है एंड छोटा ही रहेगा, सो एक बार बैठ के मतलब देख लो तो एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड ऑल्सो यू विल गेट द आइडिया कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। मोस्टली हम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंस के ये जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें आपको एक बात समझ में आएगा कि बेसिकली ये लोग टर्म्स पूछते हैं जो न्यूज़ वगैरह में रहता है, ठीक है। एंड वो टर्म जो है आपको कुछ नहीं, एकदम आम भाषा में, एकदम कॉमन मैन के भाषा में, एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको वो टर्म का अगर मतलब पता है तो आप उस पोजीशन पे रहिएगा कि आप उस क्वेश्चन को सही आंसर टिक कर ले, ठीक है। तो हम लोग को यही चीज़ पूरे मतलब ये क्वेश्चन साइंस टेक के क्वेश्चन आंसर के दरमियान हमको ये बात पता चलेगा कि टर्म्स कुछ पूछ रहा है एंड वो टर्म को अपने भाषा में हमको समझ लेना है, ठीक है। एंड या इसको अगर प्रिपेयर करना है तो 2-3 सोर्स से पहला तो ये पीवाईक्यू आपको एकदम रट लेना है जो भी कुछ इसमें पूछ रहा है। दूसरा एक काम ये किया जा सकता है कि पीटी 365 तो हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे ही, इसके अलावा पीटी 365 के अलावा भी और अदर मैगजीन्स है जिनका नाम लेना तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सही नहीं होगा, लेकिन जैसे बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं ना पीटी 365 के अलावा भी, तो वो सारे मैगजीन्स में भी अगर कोई टर्म्स आता है तो मैं पीटी 365 प्लस ये सब अदर मैगजीन्स में जो टर्म्स आते हैं इनका एक कंपाइलेशन बनाऊंगा कुछ 40 से 50 टर्म्स का, एंड उसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगा, राइट, एकदम सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में, ठीक है। एंड आपको बस ये करके जाना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना है, तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है अगर आता है इससे तो आपका काम इससे निकल जाएगा, ठीक है। जहाँ तक टर्म्स वाला क्वेश्चन आ रहा है अभी हम आपको समझ में आएगा कि हम ये टर्म क्या कह रहे हैं। अच्छा चलो, उसके लिए सबसे पहले से पहला क्वेश्चन ही देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, दिस इज फ्रॉम 2024। हमसे पूछ रहा है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर चर्चा में था कौन से संदर्भ में, कौन से कॉन्टेक्स्ट में। आंसर क्या होगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। अब देखो अगर आपको इसका आंसर पता है तभी आप कर पाओगे, इसमें कोई गेस वगैरह नहीं चल पाता है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में आप मतलब इसमें बुद्धि नहीं लगा सकते हो, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर सिंपल सा बात है, पानी साफ करने का एक तरीका है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें हम लोग पहले बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं पानी का। इसमें क्या होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये देखो बायो है ना, बायोरिएक्टर, तो ये बायो मने आप ऐसे समझो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात हो रहा है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पानी हो गया, ये वेस्ट मटेरियल इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, किसके मदद से, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड जैसे बैक्टीरिया वगैरह के मदद से वो हो गया, ठीक है। अब पता नहीं बैक्टीरिया या जो भी कुछ यूज़ करता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का जो मेथड है उसमें तो पहला तो ये छोटे छोटे टूट गया, एंड उसके बाद ये एक मेम्ब्रेन होगा जो फिल्टर के जैसा काम करेगा, ठीक है। एंड उससे होगा क्या कि अब ये छोटा छोटा टूट गया है, अब जब आप इसको इस फिल्टर से, इस मेम्ब्रेन से पास करवाओगे तो एक तरफ आपके पास साफ पानी होगा एंड एक तरफ ये गंदगी होगा, ठीक है। इसको मतलब म्यूनिसिपल या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। तो इतना सारा कुछ जो हम आपको अभी जानकारी दी है, क्या ये सब जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था? एकदम नहीं। हमको सिर्फ इतना भी अगर पता होता कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स क्या होता है तो हमारा काम चल जाता। दिस आर समथिंग टू डू विथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट
ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है ये, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, काम खत्म। ठीक, एंड वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया अबाउट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का टेक्नोलॉजी है, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर। क्लियर है? चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। फिर से देखो, एक टर्म दिया है एरियल मेटाजेनोमिक्स, बेस्ट रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में भी पता है एरियल मेटाजेनोमिक्स क्या होता है तो काम चल जाएगा। अभी देखो इसका तरीका क्या हो सकता है। एरियल का मतलब एयर होता है, राइट, एंड मेटाजेनोमिक्स में ये जीनोमिक्स माने आप जीनोम, डीएनए, जीन्स, यही सब कुछ आप सोचोगे। ठीक, अगर इस लॉजिक से आप सोच पा रहे हो तो इसका मतलब, इसका आंसर ये होगा कि कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो। मतलब क्या हो रहा है कि आप हर एक ऑर्गेनिज्म से आप डीएनए सैंपल नहीं कलेक्ट करके आप क्या कर रहे हो, एक एनवायरनमेंट में एयर है, ठीक है ना, एक एनवायरनमेंट है तो उसका जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वहां से आप क्या कर रहे हो, एक सैंपल ले रहे हो एंड इस सैंपल में डीएनए सैंपल होगा। ठीक, तो अब ये डीएनए सैंपल में तो बहुत कुछ होगा, किसी एनिमल का स्किन सेल होगा, कि कोई ह्यूमन का स्किन सेल होगा, कोई पॉलन होगा, तो आप छोटा सा क्या कर रहे हो, आप ये हैबिटेट, ये एनवायरनमेंट के एक छोटे से एटमॉस्फेयर के एक छोटे से पार्ट से आप क्या कर रहे हो, डीएनए को कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसी को एरियल मेटाजीनोमिक्स कहा जाता है, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो। अच्छा, अब अगर मान लो कि ये टर्म जो अभी हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं कि एयर का मतलब होता है, एरियल का मतलब होता है एयर, मेटाजीनोमिक्स, जीनोम, डीएनए, जीन, आपको इस प्रकार से अभी सोच के देखो एंड क्या ये लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है? तो रियल एग्जाम में भी अगर इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड देता है एंड उससे अगर आप उसको तोड़ के डेसिफर कर पा रहे हो तो फिर जो ऑप्शन आएगा ना उसके साथ जाओ, बिकॉज हो सकता है कि कोई भी बच्चा नहीं पढ़ा होगा एरियल मेटाजीनोमिक्स के बारे में, राइट, फिर भी ये क्वेश्चन दे रहा है यूपीएससी, क्या नॉलेज चेक करने के लिए या प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए? क्योंकि इतने क्वेश्चंस हम लोग पॉलिटी पढ़ चुके हैं, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख चुके हैं। एक बात हमको समझ में बहुत अच्छे से आ चुका है कि यूपीएससी सिर्फ हमारा नॉलेज चेक नहीं कर रहा है, यूपीएससी इज ऑल्सो चेकिंग आवर प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना, यूपीएससी कॉमन सेंस हमारा चेक कर रहा है। ठीक, तो इसके साथ मतलब आप आराम से जा सकते हो। बाकी सब चीज में, बाकी सारे ऑप्शन में ना कुछ कुछ अजीब अजीब सा लिखा हुआ है, जैसे यूजिंग एयर बोर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल फ्रॉम मूविंग एनिमल्स, sending drone to inaccessible area to collect plant and animal samples from land surfaces and water bodies, understanding the genetic makeup of avian species of a habitat, माने कोई पंछी वगैरह का जेनेटिक मेकअप समझना, ये भी हो सकता था, ये दोनों में भी हो सकता था, लेकिन ज्यादा क्लोज शायद ये है बिकॉज यहाँ पे एयर लिख दिया है। ठीक है, एंड यही सब आप चीज अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आप समझना ऐसे कि आप इसका आंसर कैसे पहुंचे थे, तो वर्ड को तोड़ के एक एक वर्ड के इंडिविजुअल मतलब को समझ के, एंड ये रिस्क आप लो। एंड ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लॉजिक सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही काम करता है, ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पे काम नहीं करेगा। ठीक, इस पे काम नहीं करता है, ये प्रीवियस ईयर पे ही काम करेगा। तो इस तरीके के बात को, ट्रिक को भी अपने दिमाग में साथ ही साथ रखते भी चलना है। ठीक, अगर इस क्वेश्चन का ही सिर्फ बात करते हैं तो इतना तो हम लोग समझ रहे हैं कि फिर यहाँ पे भी एक टर्म पूछा, उसका सिंपल मतलब अगर पता है तो काम चल जाएगा। ठीक, वही सेम चीज जो मैंने बताया आपको वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर हमको पता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक, तो देखो पहले समझते हैं ये जीन, सॉरी पहले देखो एक सेकंड, हाँ पहले ये डीएनए समझने का प्रयास करते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए एक आम भाषा में मतलब एकदम सिंपली समझो तो एक ऐसा मटेरियल है जो कुछ इंस्ट्रक्शंस को कैरी कर रहा है। ठीक, कैसा इंस्ट्रक्शन? तो डोंट गेट ऑफेंडेड, राइट, हम सिर्फ समझाने के पर्पज से बोल रहे हैं कि मान लो इंस्ट्रक्शन डीएनए कैरी करता है। कैसा इंस्ट्रक्शन? तो मान लो कि ये पर्सन है तो ये पर्सन गोरा है, काला है, लंबा है, इसका आंख भूरा है, इसका आंख ब्लू है, इसका हेयर जो है वो ब्लैक है, ब्राउन है, कुछ भी है। ठीक है, इस तरीके का इंस्ट्रक्शन जो है वो जो मटेरियल कैरी कर रहा है उसको हम डीएनए बोल रहे हैं। आई एम सिंप्लीफाइंग द थिंग्स, है ना, ताकि आपको बस समझ में आ जाए चीज कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक, अच्छा दूसरा तो मतलब ये डीएनए एक कोई इंस्ट्रक्शन नंबर 1 कैरी किए हुए है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, कोई दूसरा डीएनए होगा वो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 कैरी किया होगा, जैसे ये मान लो हेयर के बारे में कैरी किए हुए, ये आई के बारे में कैरी किए हुए, ये डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन 3 कैरी किए हुए हाइट के बारे में। देखो हमको नहीं पता हम टेक्निकली सही बता रहे कि नहीं,
लेकिन हम उस हिसाब से बता दे रहे हैं जिससे ना मतलब आपका आंसर निकलेगा। एंड जिस मतलब अगर आप एकदम सिंप्लीफाई करके चीज़ों को समझोगे तो इसका मतलब शायद यही होगा जो हम आपको समझा रहे हैं, ठीक। तो ये अगर मान लो डीएनए हो गया, ठीक है, तो डीएनए के कलेक्शन को आप जीनोम बोल दोगे। यहाँ तक सही है, समझ में आ रहा है बात। डीएनए एक इंडिविजुअल लेवल पे चल रहा है, कोई एक छोटा इंस्ट्रक्शन रखा होगा, अरे और भी कुछ होगा, हम लोग बस समझने के पर्पज से समझो हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा डीएनए, दूसरा कुछ इन्फॉर्मेशन, ये कुछ और इन्फॉर्मेशन रखा होगा, इसके कलेक्शन को जीनोम कहा जाता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जीनोम जो है वो कलेक्शन ऑफ डीएनए है, बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल डीएनए इंस्ट्रक्शन, उसको क्या कहा जाएगा, जीनोम कहा जाएगा। अच्छा, इसको समझने के लिए अगर समझाना हो तो हम ऐसे समझा सकते हैं क्या कि अगर जीनोम मेरा लाइब्रेरी है तो डीएनए क्या है फिर, डीएनए क्या है फिर, एक बुक है, ये दूसरा बुक है, ये तीसरा बुक है। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। तो जब हम जीनोम पढ़ रहे हैं तो हमको इसका मतलब कि एक अच्छे लेवल का हमको जानकारी मिल रहा है उस ऑर्गेनिज्म, उस इंडिविजुअल के बारे में। यहाँ तक सही है, बिकॉज जीनोम इज द एंटायर कलेक्शन ऑफ ऑल डीएनए इंस्ट्रक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब माइक्रोसैटेलाइट डीएनए क्या होता है? माइक्रोसैटेलाइट डीएनए होता है एक रिपीटिंग स्मॉल एंड रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो एक जीनोम में मिलता है। ये जीनोम में आपको क्या मिल रहा होगा? जीनोम में क्या मिल रहा होगा? डीएनए 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 डीएनए। अब रिपीटिंग स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जैसे मान लो ऐसा कुछ हो रहा होगा, सी ए टी सी ए टी सी ए टी सी ए टी, तो स्मॉल रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। समझ में आ रहा है? हम सिर्फ सिंप्लीफाई करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यही जो स्मॉल रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए मिल रहा है ना, स्मॉल एंड रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए, इसी को माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। यहाँ तक ठीक है? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इसको कहा जाता है। ये जो स्मॉल रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए मिल रहा है। अब ये क्या होता है ना, ये मान लो एक फैमिली है, इस फैमिली में एक आदमी है, दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी है। इसका माइक्रो सैटेलाइट डीएनए अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। यहाँ तक ठीक है? एंड ये समय के साथ चेंज भी होते रहता है, ठीक है? ये समय के साथ चेंज भी हो रहा है। तो अगर जब इतना सारा कुछ आप सिंपल भाषा में अगर समझ गए, ठीक है, तो आप बताओ ये जो हम आपको समझाएं इसमें आप मतलब इसमें से कौन सा आंसर होगा? असेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स, एकदम नहीं। प्रोमोटिंग क्लोनल प्रोपेगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट, एकदम नहीं। स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यू, एकदम नहीं। स्टडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फौना, मैंने जानवर वगैरह, आंसर ए। क्योंकि क्या हो रहा है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए किसको बोलते हैं? स्मॉल रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए को, ठीक है। अच्छा, हम ये बोल रहे हैं कि ये एक फैमिली है, ये फैमिली में इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो हम मान लो इसके सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं, ठीक, फिर इसके सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं, फिर इसके सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं, प्लस समय के साथ इसका सीक्वेंस भी बदल रहा है, समय के साथ इसका सीक्वेंस भी बदल रहा है, समय के साथ इसका सीक्वेंस भी बदल रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ हमको इवोल्यूशन भी पता चल रहा है एक इंडिविजुअल का, एक ऑर्गेनिज्म का कैसे हो रहा होगा? ठीक, समझ में आ रहा है बात? तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। अब एक तो पहले तो देख ही लो ये, ठीक है, वही सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, एक बार पढ़ लेना, वही सेम चीज़ है, ठीक। अच्छा, दूसरा एक बात, जब जेनेटिक सॉरी ये क्या है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए ना, तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए जब पढ़े हैं तो अभी एक टर्म और आता है जेनेटिक बारकोडिंग। जैसे माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या कर रहा था, जो काम कर रहा था ना कि स्मॉल रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए चेक कर रहा था हर एक इंडिविजुअल, जैसे ये इंडिविजुअल विकास हो गया, ये इंडिविजुअल मान लो पायल हो गई, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में ये रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए को चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये विकास एंड पायल दोनों सेम फैमिली से है, राइट, ठीक है। यहाँ तक तो सेम फैमिली से है, तो ये क्या कर रहा है, एक ही मतलब अलग अलग इंडिविजुअल ऑफ द सेम फैमिली में ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, रिलेशनशिप देख रहा है। जेनेटिक बारकोडिंग क्या होता है? जेनेटिक बारकोडिंग अलग अलग स्पीसीज में देख रहा है, जैसे मान लो कैट में देख रहा है, डॉग में देख रहा है, ह्यूमन में देख रहा है, एंड चिंपांजी के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। वही सेम चीज, वही रिपीटिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ डीएनए ह्यूमन में, चिंपांजी में कर रहा है, तो उसको जेनेटिक बारकोडिंग कहा जाएगा। कैट में, डॉग में अलग अलग स्पीसीज है, तो उसको जेनेटिक बारकोडिंग कहेंगे, ठीक। बस ऐसे ही, मतलब अभी बस ध्यान रखना, एक बार ये भी पूछा है जेनेटिक बारकोडिंग क्या होता है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन manufactured to prevent COVID-19 pandemic, consider the following statement। बोल रहा है, the Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield, यहाँ तक ठीक है, using mRNA प्लेटफॉर्म, नहीं, ये भी वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म को यूज करा था। दिमाग में क्या रखना है? दिमाग में ये रखना है कि mRNA प्लेटफॉर्म पहले से समझ लो आम भाषा में क्या होता है। तो mRNA प्लेटफॉर्म एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो मैसेंजर आरएनए, जो mRNA को यूज करता है
वैक्सीन को डेवलप करने में या किसी ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो mRNA प्लेटफॉर्म किसको यूज़ कर रहा होगा, मैसेंजर आरएनए या mRNA को यूज़ कर रहा है ताकि वैक्सीन बनाया जा सके, ताकि ट्रीटमेंट किया जा सके। mRNA क्या है, ये mRNA है क्या, तो ये एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है जो इंस्ट्रक्शन कैरी करता है फ्रॉम डीएनए। जैसे ये डीएनए हो गया, इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि एक ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन ऐसे 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 करके बनेगा, ठीक है बात। अब ये इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखा हुआ है, डीएनए में। लेकिन आरएनए क्या करता है, आरएनए या एमआरएनए क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन को डीएनए से कॉपी करके अपने में रख लेता है, ठीक है। तो हम समझ में आ रहा है, एंड ये जाके फिर आरएनए या एमआरएनए जाके सेल को बताएगा कि देखो भाई ऐसे ऐसे करके आपको प्रोटीन ये बनाना है। ये आरएनए में जो इंस्ट्रक्शन आया ये कहाँ से कॉपी किया, डीएनए से कॉपी किया। एंड इस तरीके का जो व्यवस्था बन रहा होगा, इस तरीके का जो अरेंजमेंट बन रहा होगा, उसको mRNA प्लेटफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। तो क्या सीरम इंस्टीट्यूट, बस इतना समझ गया ना, मतलब आम भाषा में, ठीक है। अब देखो, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करता है कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म, तो नहीं, ये वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म को यूज करता है, इसके कारण ये गलत हो गया। और mRNA प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है वो हम लोग समझ गए। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि स्पुतनिक वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, दिस इज करेक्ट। कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 2 और 3। देखो यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, हमारे देश का था ये, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ये वैक्सीन था। तो थोड़ा बहुत जानकारी मतलब होना जरूरी था। क्यों जरूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था, राइट। अगर मान लो mRNA प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है नहीं भी पता होता, अगर सिर्फ इतना दिमाग में होता कि वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे ये पर्टिकुलर चीज़ बना है, तो भी हमारा काम हो जाता। अब ये क्वेश्चन से हमको आंसर तो पता चल गया कि ये सही है। सिर्फ आपको ये दोनों नहीं भी पता होता, अगर सिर्फ ये इसके बारे में पता होता डिटेल में, तो आप काट देते। देखो यहाँ पे, अच्छा एक बात क्या समझ में आ रहा है, हम बार बार वही चीज़ बोल रहे हैं कि कोई भी टर्म हो या साइंस से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ हो, हम लोग बहुत सिंप्लीफाई करके पीटी 365 को कवर करेंगे, ठीक है। आपको पढ़ना कैसे, बहुत सिंपल भाषा में चीज़ों को समझ लो, ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में चीज़ों को समझ लो। एंड दूसरा, आप जिस चीज़ के बारे में समझ रहे हो, मान लो यही चीज़ है, यही टॉपिक है, आप समझ रहे हो, तो पहला तो सिंपल भाषा में समझ लो। दूसरा, इससे जुड़ा हुआ ना कुछ फैक्ट्स होगा, ठीक है, वो फैक्ट्स को आपको बस ध्यान रखना है। इसके पीछे का ना एकदम टेक्नोलॉजी का जो एकदम स्पेसिफिकेशन है उसमें नहीं घुसना है कि हाँ एकदम मतलब ऐसे हो रहा होगा तो ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा तो ऐसे हो रहा होगा, वो सब कुछ नहीं समझना है आपको। आप एकदम इसको सिंप्लीफाइड भाषा में समझ लोगे, जो आई ट्राई टू मेक यू मतलब अंडरस्टैंड, जब हम लोग पीटी 365 का वो विजन आईएएस वाला देखेंगे मॉड्यूल, एंड इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट्स होगा, वो फैक्ट्स को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है बात यहाँ तक। अच्छा चलो अब देखो यहाँ जल्दी से, तो कोविशील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इट इज़ नॉट मेड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म बट इट यूजेस वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। स्पुतनिक के बारे में बात करें तो दिस इज अ वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, उसको मदद करके ये बनाया गया है। जहाँ पे वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो जहाँ अ हार्मलेस वायरस इज यूज टू डिलीवर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोविड-19 वायरस टू ट्रिगर इम्यूनिटी। सीधा बात है, ये मेरा बॉडी है, ठीक, ये मेरा बॉडी इम्यूनिटी दिखाता है, कुछ बाहर से पैथोजन या कोई अटैक करेगा तो मेरा बॉडी उसके लिए तैयार रहेगा। अब मेरा बॉडी पहले से तैयार रहे कोविड-19 के लिए, तो हम कोविड-19 वाला वैक्सीन इसको देने का प्रयास करते हैं कि मेरा बॉडी उस तरीके से अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कर ले, ठीक। अब हमको वायरस देना है, कौन सा वायरस देना है, कोविड-19 का वायरस देना है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, कोविड-19 का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल को हम ट्रांसफ़र करवाते हैं एक हार्मलेस, एक ऐसा वायरस जो हार्मलेस है, हार्मलेस वायरस से हम ट्रांसफ़र करवाते हैं किस में, बॉडी में। तो बॉडी में वायरस गया, मेरा बॉडी उस तरीके से अपना इम्यूनिटी दिखाने लगा। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं, ठीक है बात। इसी को वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म कहा जाता है, ठीक। कोवैक्सीन का बात करेंगे तो ये दिस इज एन इनएक्टिवेटेड वायरस बेस्ड वैक्सीन, जिसका मतलब होता है इट यूजेस अ किल्ड वर्जन ऑफ वायरस टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम विदाउट कॉजिंग डिजीज। यहाँ पे ये हार्मलेस वायरस तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोवैक्सीन के केस में किल्ड वायरस यूज हो रहा है। क्लियर है बात, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल भेजा जा रहा है वो इसके थ्रू भेजा जा रहा है, किल्ड वायरस के थ्रू, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले तो ये देखो कि एक हम लोग पढ़ते हैं वाइट ब्लड सेल, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये वाइट ब्लड सेल, मतलब कहीं ना कहीं ये इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग ल्यूकोसाइड भी कहते हैं, ल्यूकोसाइड, ठीक।
अब इसके बहुत से टाइप्स हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टाइप है आपका बीटा सेल, सॉरी बी सेल एंड टी सेल। यहाँ तक ठीक है। अब बी सेल क्या करता है? बी सेल ना एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है ताकि वो पैथोजन से अटैच हो जाए। कोई ये हमारा बॉडी है, इसमें ये WBC का एक टाइप हो गया बी सेल, ये बी सेल है। अब हमारे बॉडी में क्या हो रहा है? पैथोजन आ रहा है बाहर से, तो ये क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है बी सेल, इसके साथ ये कीड़ा के साथ, सॉरी कीड़ा नहीं, ये पैथोजन के साथ अटैच हो जाता है एंड इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसको मार देता है। तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी के लिए काम कर रहा है। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा, टी सेल क्या कर रहा है? टी सेल कोई भी इन्फेक्टेड सेल है, ये हमारा बॉडी है, उसमें कोई इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है, उसको ये खत्म करने में मदद करता है, उसको खत्म करता है। कौन? टी सेल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप बताओ? अगर ये जो कहानी इतना आप सुने, इससे क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो बीटा सेल, बी सेल या टी सेल है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजन। बाकी आप देखो, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्वायरमेंटल एलर्जेंस, दे एलिविएट द बॉडी पेन, दे एक्ट एज इम्यूनो सप्रेंट्स इन द बॉडी। कुछ नहीं, बस ये कहाँ, ये इम्यून को सप्रेंट थोड़ी कर रहा है, सप्रेस थोड़ी कर रहा है। ठीक है बात, कहीं ना कहीं ये इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजन। ठीक है, वही सेम चीज, बीटा सेल अटैच हो जाता है पैथोजन से, उसको मार देता है। टी सेल इन्फेक्टेड सेल को मार देता है, हेल्प अदर सेल बाय रिलीजिंग सिग्नल, एंड टुगेदर ये इन्फेक्शन को फाइट ऑफ करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए बारकोडिंग क्या होता है? देखो, हम लोग पढ़े जेनेटिक, हम लोग माइक्रोसैटेलाइट डीएनए पढ़े, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए, हम लोग जेनेटिक बारकोडिंग पढ़े, हम लोग डीएनए बारकोडिंग, अच्छा जेनेटिक बारकोडिंग भी पढ़े। अभी डीएनए बारकोडिंग पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक, अब आप समझने का प्रयास करते हैं। हमको तो पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये भी क्या है, डीएनए बारकोडिंग, कुछ डीएनए जीन्स यही सबसे लेना देना होगा इसका। ठीक है, अब आपको बहुत कुछ नहीं भी पता है, आप ऑप्शन बी पढ़ो कि ये डिस्टिंग्विश करेगा स्पीसीज डेट लुक अलाइक। हाँ, ये एक स्पीसी है, ये एक स्पीसीज है। अब ये दो स्पीसी जो एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे जैसे सेम सेम लग रहे हैं, क्या इसको ये डिस्टिंग्विश करने में मदद नहीं करेगा? 100% करेगा। आप खुद से सोचो, करेगा कि नहीं करेगा? आपको नहीं भी पता है अगर डीएनए बारकोडिंग, तो भी हमको पता होगा ना कि कहीं ना कहीं कुछ तो डीएनए का ही स्टडी कर रहा होगा। एंड दो ऑर्गेनिज्म मतलब जो एक जैसे देखने में लग रहे हैं, उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ, ये कोई ए आदमी है, ये कोई बी आदमी है। ठीक, ये थर्ड वाला पढ़ो, तो 2 तो पक्का होगा, 2 इसमें है, 2 इसमें है। अब थर्ड वाला पढ़ो, आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन द प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड है, उसमें अनडिजायरेबल कोई एनिमल है, कोई अनडिजायरेबल प्लांट है, उसके बारे में हमको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पूरा डीएनए प्रोफाइल मेरे पास है, एनिमल का, उस प्लांट का पूरा डीएनए प्रोफाइल मेरे पास है। तो हमको नहीं पता चल जाएगा क्या कि हाँ, ये प्लांट जो है ये कहीं ना कहीं ये प्रोसेस फूड है, ये मेरा प्रोसेस्ड फूड है, इसमें ये प्लांट को यूज़ किया गया है, एंड ये प्लांट का ये प्रोफाइल है। अच्छा, हमको पता चल जा रहा है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ इसमें है, एंड जिसके कारण हमको ये बीमारी हो सकता है। ठीक है बात, तो कहीं ना कहीं इसमें भी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि प्लांट के बारे में हमको वो भी पता है। तो 3 भी हमको सही लग रहा है। तो आंसर अगर उस हिसाब से आप देखोगे तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इट असेसेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल। नहीं, आपको मतलब एक तरीके से आप देखो तो आपको उसके डीएनए के बारे में पता है। डीएनए बारकोडिंग वैसे होता क्या है? ये कहीं ना कहीं एक ऐसा टेक्निक है जो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को के शॉर्ट सेक्शन को सेलेक्ट करता है एंड उसको मतलब स्टडी करेगा, राइट, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके एंड डिफ्रेंशिएट कर सके बिटवीन स्पीसीज, कि ये एक अलग प्रजाति है, ये एक अलग प्रजाति है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो डीएनए बारकोडिंग वही। आप ऐसे समझो ना, कोई आई कार्ड आपको दे दिया गया है, बारकोड, एक आई कार्ड जैसा आपको कुछ तो मिल गया है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना। तो जब आप ये सारा कुछ पढ़ रहे हो तो आप डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ रहे हो ना, यही कर रहे होगे आप। तो ये इसमें एज को मतलब पढ़ने में कैसे, मतलब निकालने में कैसे मदद कर सकता है? एज से तो इसका कोई लेना देना नहीं हो सकता, ज़्यादा चांस है। अच्छा, साइंस टेक्नोलॉजी का बात है, मोस्टली आंसर 1 2 3 होता है, ये भी एक लॉजिक चलता है। लेकिन इसमें तो वैसा कोई ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, तो इसमें सबसे मतलब कम चांस होने का किसका है? इसका। ठीक है, अगर 1 2 3 देता तो भी हम लोग सोचते हैं। हालांकि अभी अगर जब आप बहुत से इंस्टीट्यूट के आंसर को देखोगे ना, तो उसमें ये आंसर को, ये स्टेटमेंट को वो लोग गलत नहीं बता रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर जो लोग गलत भी बता रहे हैं ना, उसके लिए ये लोग कुछ प्रॉपर मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। बस क्या लिख दे रहे हैं कि हाँ, डीएनए बारकोडिंग डज नॉट हेल्प इन असेसिंग द एज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अरे क्यों, ये बताओ। एंड आप अगर कोई दूसरा माध्यम यूज़ कर रहे हो लाइक चैट जीपीटी एंड ऑल, तो
वो तो कुछ भी एक्सप्लेन कर ही देगा ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म। एंड साइंस का बात है भाई, हो सकता है कि एसएस मतलब प्लांट के एज, एनिमल के एज को भी पता कर सकते होंगे, लेकिन वैसा ऑप्शन दिया नहीं है। एंड ऑप्शन दिया नहीं है तो हम लोगों को यही मान के चलना है कि ये गलत होगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन 1 2 3 होगा नहीं, 2 3 तो पक्का होगा, तो 2 3 इसमें है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सेम चीज आई हैव एक्सप्लेन्ड यार कि डीएनए बारकोडिंग क्या है, एक ऐसा टेक्निक है जो यूज करता है शॉर्ट सेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म डीएनए। डीएनए हम क्या बताए थे, एक ऐसा मटेरियल है जो इंस्ट्रक्शन कैरी कर रहा है। ठीक, कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में कर रहा होगा इंस्ट्रक्शन कैरी, एंड यही जब बहुत सारे डीएनए को कंबाइन करते हैं तो हम लोग जीनोम बोलते हैं, पढ़े थे ना, जीनोम मतलब लाइब्रेरी, डीएनए मतलब बुक, पढ़े थे ये सारा कुछ। अब ये बोल रहा है डीएनए बारकोडिंग एक ऐसा टेक्निक है जो शॉर्ट सेक्शन यूज करता है। ये डीएनए हुआ, उसका शॉर्ट सेक्शन को यूज करेगा, फिर उसको आइडेंटिफाई करता है, डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन स्पीसीज। ठीक है, it helps to distinguish among species that look alike. It can also be used to identify unwanted plants animal material in the processed foods, like detecting the presence of certain allergens or contaminants. ठीक, प्रोसेस्ड फूड में भी जब हम लोग उसको बहुत अच्छे लेवल पे जाके चेक कर रहे हैं तो हमको उसमें भी अगर कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमको नहीं खाना चाहिए या जो मेरे लिए नुकसानदेह है, हमको इसके बारे में भी पता चल जाएगा डीएनए बारकोडिंग से। आंसर डी 2 और 3 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2022 का ये क्वेश्चन है। बायोफिल्म्स के बारे में क्वेश्चन है, पहले बायोफिल्म समझ लो क्या होता है। देखो, बायो का मतलब होता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये क्या कर रहा है, अच्छा फिल्म का मतलब होता है लेयर। अब बायोफिल्म थिन लेयर है, थिन लेयर है, फिल्म का मतलब थिन लेयर होता है। ठीक है, या लेयर या थिन लेयर जो भी बोलो, पतला लेयर होगा। ठीक है, तो थिन लेयर होगा, किसका होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होगा, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि फंगी, जो किसी सरफेस पे जाके अटैच हो जा रहा है। तो ये कोई सरफेस है, मान लो पत्थर है, चेयर है, कुछ भी है, या फिर आदमी जो अपने घुटनों के पास मान लो आर्टिफिशियल जॉइंट लगाए हुए है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल जॉइंट वहां पे भी अंदर में भी जाके ये लेयर लग सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया तो अंदर भी आ सकता है ना बॉडी के। ठीक, तो एक बात को समझो, कोई एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, एक लेयर बन रहा है, किसका लेयर बन रहा है, बैक्टीरिया फंगाई का, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। वही पतले से लेयर को बायोफिल्म कहा जाता है, यहां तक कोई डाउट नहीं। ठीक, अब बोल रहा है कि बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिसिनल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू। ह्यूमन टिश्यू में मान लो कोई मेडिसिनल इम्प्लांट है, जैसे अभी हम बोले ये आर्टिफिशियल जॉइंट के बारे में, क्या उसमें लग सकता है, एकदम लग सकता है। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस, एकदम हो सकता है, कहीं भी लग सकता है ना, कोई भी सरफेस में लग सकता है, पत्थर से लेके कहीं भी लग सकता है ना ये, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो लोग बोलता है कि सब जगह मौजूद है। ठीक, थर्ड बोल रहा है बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये भी सही है। अच्छा, इसके बारे में अगर सोचना है तो ऐसे सोचो कि मान लो कि ये मेरा बॉडी है। ठीक है, ऐसे समझो ये कोई बॉडी पार्ट्स है। ठीक, अच्छा यहाँ अब ये बायोफिल्म लगा हुआ है। ठीक, अब आप यहाँ मान लो यहाँ पे बैक्टीरिया है। ठीक, अब आप एंटीबायोटिक दे रहे हो, क्या दे रहे हो, एंटीबायोटिक, ताकि ये बैक्टीरिया जो है इसको खत्म किया जा सके। ठीक है, ये बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए आप एंटीबायोटिक दे रहे हो। अब यहाँ पे चूंकि एक लेयर बना हुआ है तो ये एंटीबायोटिक यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा, ये लेयर कहीं ना कहीं रेजिस्ट करेगा। तो ये जो हो गया, यहाँ जहाँ बैक्टीरिया लगा हुआ था, जहाँ आप एंटीबायोटिक देके ये बैक्टीरिया को हटाना चाह रहे थे, वहाँ क्या होगा, बायोफिल्म एक्ट करे, वहाँ पे एग्जिबिट करेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक असर नहीं कर पाएगा, उसको रेजिस्ट करेगा ये बायोफिल्म। ठीक है, तो 1 2 3 आंसर डी होगा। वही सेम चीज आई हैव एक्सप्लेन्ड, ये चीज भी हम बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में लिखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, एंड हम समझा दे रहे हैं वो भी मतलब बहुत आसान भाषा में। आप बस इसी लेवल पे आप ये बस देखो कि हम जो समझा रहे हैं क्या उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। इसी तरीके से हम लोग पीटी 365 को ना बहुत आसान भाषा में कवर कर लेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद भी ना आप कितना भी पढ़ के चल जाओ, 2-4 क्वेश्चन तो साइंस टेक के ऐसे रहेंगे जो बाउंसर होंगे, जो किसी को नहीं समझ में आएंगे, तो उसके लिए भी तो प्रिपेयर होकर जाना है, थोड़ी मतलब 100 का 100 क्वेश्चन आना चाहिए हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2021 का बात है, वैक्सीन ही सारा जगह चल रहा था तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के रिगार्डिंग जो भी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, आप बताओ कि वो कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब मान लो हमको कुछ भी नहीं पता है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, कुछ वैक्सीन बनाने का बात हो रहा है, बस इतना पता है। अब आप पढ़ो पहला स्टेटमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड
टू डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन। पहला स्टेटमेंट तो आप आंख बंद करके ऐसे भी चेक कर मतलब ठीक कर दोगे। दूसरा कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स, इसको भी आप सही कर दोगे, नहीं करोगे? आंसर क्या होगा? सी बोथ 1 एंड 2। तो बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग लगा के चीज़ों को खराब भी नहीं करना है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, मतलब नहीं भी पता है ना, अगर आप ऊपर ऊपर भी पढ़े हो तो भी 1 एंड 2 स्टेटमेंट आप क्यों नहीं सही करोगे? जस्ट बिकॉज यू हैव नेवर रेड अबाउट रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, इसका मतलब थोड़ी है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे। एक बार आप देख के तो मतलब क्वेश्चन पढ़ के तो समझने का प्रयास करो। और चलो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन अगर देखते हैं तो ये क्या है, अभी हम पहले भी आपको बताए थे, ये एक तरीके का वैक्सीन है, ठीक, एक तरीके का वैक्सीन है जो कि क्या यूज कर रहा है? हार्मलेस वायरस को यूज कर रहा है, हार्मलेस वायरस को यूज कर रहा है एज वेक्टर। वेक्टर मतलब कोई चीज जो यहाँ से यहाँ लेके जाए, एंड ये क्या है? तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन जो है एक तरीके का ऐसा वैक्सीन है जो हार्मलेस वायरस को यूज कर रहा है एज अ वेक्टर। क्यों? वेक्टर का काम क्या है? सामान को इधर से इधर डिलीवर करना। तो हार्मलेस वायरस को यूज कर रहा है टू डिलीवर अ पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अनदर वायरस और पैथोजन। कि एक ये वायरस है, एक ये वायरस है, ये वायरस मेरे बॉडी को अटैक करेगा, ठीक, ये मेरे वायरस मेरे बॉडी को अटैक करेगा, तो हम इसी के जेनेटिक मटेरियल को इस वायरस को देते रहे कि भाई सुन, मेरे बॉडी में पहुंचा दो ये जेनेटिक मटेरियल। इस वायरस का, जो वायरस मान लो कोविड-19 है ये, तो कोविड-19 ये सार्स कोव जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल हम इस वायरस के थ्रू अपने बॉडी में पहुंचवा रहे हैं, ठीक। उससे हो क्या रहा है कि मेरा बॉडी जो है वो तैयार हो रहा है, क्योंकि मेरे बॉडी में इम्यून सिस्टम है, मेरा बॉडी कोई भी पैथोजन से लड़ने का मेरे बॉडी में क्षमता है। तो वो बॉडी पहले से तैयार रहे कि अच्छा इस तरीके का जेनेटिक मटेरियल वाला कोई वायरस आएगा तो मेरा बॉडी तैयार रहेगा उसके लिए। तो हम ये काम पहले ही करवा दे रहे हैं ताकि मेरा बॉडी पहले ही से मतलब प्रिपेयर रहे, ठीक। तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन का मतलब समझ में आ गया। ये कुछ, ये एक ऐसा वैक्सीन जो हार्मलेस वायरस को यूज करता है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए। किसका जेनेटिक मटेरियल? जो बीमारी फैल रहा है, जिस वायरस के कारण फैल रहा है, उसी के जेनेटिक मटेरियल को अपने बॉडी में दे रहे हैं कि मेरा बॉडी ना पहले से तैयार रहे, मेरा बॉडी इम्यून सिस्टम डेवलप करके रखे इस पर्टिकुलर वायरस के लिए, अगेंस्ट में, ठीक है। अब इतना राम कथा सुन लिए। अब पहला स्टेटमेंट देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई हो सकता है, इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन। तो सही बात है, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग ही तो करोगे, ठीक। दूसरा, बैक्टीरिया एंड वायरस को वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। ये जो वेक्टर है वहाँ बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही यूज होगा, तो दोनों ही यूज होगा, ठीक। तो देखो, बैक्टीरिया and viruses are used as vector to carry inserted genetic material. These vector help deliver the genetic material into the body ताकि immune हमारा ट्रिगर हो सके without causing the actual disease। क्योंकि ये जो हम सिर्फ जेनेटिक मटेरियल दे रहे हैं थ्रू हार्मलेस वायरस बैक्टीरिया, उसके थ्रू हम अपने बॉडी को दे रहे हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो पाए। समझ में आ गया? चलो, तो आंसर बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हेरिडिटरी डिजीज का मतलब क्या होता है? जो माँ बाप से बच्चों में आता होगा, ठीक है। ये मम्मी पापा हैं, उनसे बच्चों में आ रहा है तो उसको हेरिडिटरी डिजीज बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो समझने का प्रयास करते एकदम आसान भाषा में। बोल रहा है, पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी इधर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। तो अगर हमको माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर पता है तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है कि हेरिडिटरी डिजीज के रिगार्डिंग कि पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी से? तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। टेंशन मत लीजिए, हम लोग समझेंगे ये क्या होता है, अभी बस देख लो। एक बच्चा जो है वो इनहेरिट करता है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही होगा, आंसर हो जाएगा मेरा सी बोथ 1 and 2। अब हम लोग समझेंगे इसको, लेकिन ये जो यूपीएससी का एक चलता है ना कि कहीं एंटायरली लिखा हुआ है, ऑल लिखा हुआ है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। देखो, यहाँ तो एंटायरली लिखा हुआ है कि एक चाइल्ड है वो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज लेता है, इनहेरिट करता है सिर्फ माँ से, अपने बाप से नहीं इनहेरिट करता है, अपने पापा से नहीं इनहेरिट करता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ एंटायरली लिखा हुआ है। अगर इसी को आप रिफ्रेश करके लिखोगे तो आप यही लिखा होगा ना कि अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज ओनली फ्रॉम हर मदर, ओनली फ्रॉम द मदर। तो ओनली वर्ड आया, एंड यहाँ पे ये गलत नहीं हुआ, जैसा कि एक चलता है यूपीएससी वाला जो आपको बहुत से ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हैं लोग, तो इसीलिए थोड़ा सा सचेत होकर पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो ये सिर्फ माँ से होता है। अब समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा? सी बोथ 1 and 2। अब देखो, देखते हैं जल्दी से।
देखो बात को समझो, एक नॉर्मल सिनेरियो में मान लो क्या हो रहा है कि एक बच्चे को होना है, राइट? तो उसके लिए एक मम्मी चाहिए, एक पापा चाहिए, ठीक? तो उससे एक बच्चा हो गया, क्लियर है? नॉर्मल सिनेरियो तो यही होगा, मम्मी की तरफ से एग, फादर की तरफ से स्पर्म, ठीक है? फर्टिलाइजेशन होगा एग का, बन गया, बच्चा आ गया, क्लियर है यहाँ? ठीक है, अब बात को समझो। देखो अब क्या होता है एक्चुअली, देखो ये जो मम्मी के बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टेड है, फॉल्टी है, खराब है, ठीक? तो ऑब्वियसली जब बच्चा पैदा होगा तो उसमें भी ये चीज़ इनहेरिट होके जाएगा एंड बच्चे में भी ये बीमारी आएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया मम्मी का खराब था, तो ये सारा मतलब खराब था या फॉल्टी था, जो आप बोलो, तो ये चीज़ बच्चा भी इनहेरिट करता है, ठीक? अच्छा, तो क्या उपाय है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, खराब वाला माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे में ना जाए? क्योंकि क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो हम लोग पढ़े हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो बिना माइटोकॉन्ड्रिया के तो मतलब एनर्जी फिर मर ही जाएगा, क्योंकि उसको चाहिए, मतलब ये एनर्जी चाहिए सेल को। अच्छा, अब बात को समझो। तो होता क्या है, ऐसे होता है कि अगर मान लो हम ऐसा कुछ व्यवस्था करते हैं कि ये माँ थी, एक मिनट ऐसे ही लिख लो, ये पापा, पापा के साइड का स्पर्म, माँ के साइड का एग, ये एग में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, खराब है, खराब है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये मम्मी पापा हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है? मम्मी के जो एग में माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया खराब है, तो हम क्या करवा रहे हैं, हम किसी डोनर, किसी एक दूसरी फीमेल के माइटोकॉन्ड्रिया को इसमें ट्रांसफर कर दे रहे हैं, यहाँ तक ठीक है? किसी दूसरी, इसको माँ 2 बोल दो, ठीक है? ये माँ 1 हो गई, ठीक है? तो अब हो क्या रहा है, इस औरत के माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग इस एग में ट्रांसफर कर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया ना जो है वो आपके कैरेक्टरिस्टिक, आपके ट्रेट को नहीं डिटरमाइन करेगा, आपके ट्रेट्स को, कि अच्छा ये बच्चा गोरा होगा, काला होगा, लंबा होगा, नाटा होगा, इससे कुछ नहीं डिसाइड होगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, सेल को जिंदा होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना इंपॉर्टेंट है, राइट? लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया आपके कैरेक्टरिस्टिक को, बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक को नहीं डिफाइन करेगा। वो जो डीएनए, वो जो न्यूक्लियस, वो सारा कुछ वो मम्मी के एग में है, यहाँ तक ठीक है बात? ठीक। तो हो क्या रहा है, अब ये जो अब जो ये एग है, इसमें ये तो हटा दिया गया क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया खराब था, मम्मी वाला, ये दूसरी माँ 2 जो दूसरी कोई औरत है, उनके माइटोकॉन्ड्रिया को इसमें इंसर्ट कर दिया गया है, ठीक? अब इसको फर्टिलाइज किया जा रहा है, फर्टिलाइज किया जा रहा है, तो अब जो बेबी बनेगा, अब जो बेबी आएगा, वो बेबी में माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो अच्छा वाला होगा, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया तो हटा दिया गया। कैरेक्टरिस्टिक किसका होगा, तो यही माँ का होगा, क्योंकि इन्हीं का डीएनए वगैरह सारा कुछ मतलब बच्चे में आया है, ठीक है? तो अब ये जो बच्चा होगा उसमें ये खराब ये जो बच्चा होगा इसमें क्या हो रहा है, ये खराब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक? तो इसी तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट थेरेपी काम करता है। बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में समझाने का प्रयास किया है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो देखो, passing on mitochondrial disease from parent to child, this can be prevented by mitochondrial replacement therapy। ये mitochondrial replacement therapy है, either before or after in vitro fertilization of the egg। this statement is correct। एंड चाइल्ड जो है वो इनहेरिट करता है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इंटायरली फ्रॉम मदर, नॉट फ्रॉम फादर, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है? पापा में अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट होगा भी, माइटोकॉन्ड्रिया अगर डिफेक्टिव होगा, फॉल्टी होगा, तो भी बच्चे में नहीं आता स्पर्म के थ्रू। लेकिन मम्मी वाला अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है तो वो आएगा एंड फिर वो बच्चे को परेशानी करेगा आगे, ठीक? अच्छा, अब एक बात और समझो, इसको हटाएं क्या? अच्छा ठीक है, दूसरे कलर से लिखने का प्रयास करते हैं। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ये 2 तरीके का होता है। एक होता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, एक होता है स्पिंडल ट्रांसफर। यहाँ तक ठीक? अब देखो, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर में क्या हो रहा है, बात को समझने का प्रयास करना। ये माँ 1, ये पापा 1, पापा तो एक ही रहेंगे 1, ठीक है? अब बात को समझना, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर में क्या हो रहा है कि मम्मी का जो एग, फादर का स्पर्म, एग हो गया फर्टिलाइज, ठीक? तो अब क्या किया जा रहा है, एग फर्टिलाइज हो गया, इसमें से न्यूक्लियस निकाल के किसी डोनर, कोई एक तीसरी कोई दूसरी माँ है, ठीक है? इनके एग में ये न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, न्यूक्लियस को ट्रांसफर किया जा रहा है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। किसको? फर्टिलाइज्ड एग में से जो न्यूक्लियस था वो ट्रांसफर कर दिया गया इस एग में, और इस एग का जो न्यूक्लियस था उसको हटा दिया गया, ठीक? हटा दिया गया। तो ये न्यूक्लियस ही डीएनए, जेनेटिक मटेरियल सारा कुछ कंटेन करता है। इसमें न्यूक्लियस किसका है? ये मम्मी पापा का है, जो ओरिजिनल मम्मी पापा है, राइट? इस औरत का न्यूक्लियस नहीं है, इस माँ का न्यूक्लियस इसमें नहीं है, सिर्फ एग है, डोनर का सिर्फ एग है। तो एक तरीका ये हो सकता है, ठीक? न्यूक्लियस डाल दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब यही औरत का है इसमें। समझ में आ रहा बात? इसको प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर कहा गया क्योंकि मम्मी का माइटोकॉन्ड्रिया गड़बड़ था,
ठीक है, मम्मी का माइटोकॉन्ड्रिया गड़बड़ था तो ये औरत का ही एग लिया गया, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पहले से है, ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये मम्मी पापा का, उसमें से न्यूक्लियस निकाल के ये न्यूक्लियस को इसमें डाल दिया गया। क्यों डाला गया? क्योंकि न्यूक्लियस ही बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंडर ही डीएनए जीन सारा कुछ होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये मेरा हो गया प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक, दूसरा होता है स्पिंडल ट्रांसफर। स्पिंडल ट्रांसफर क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड, देखो स्पिंडल ट्रांसफर क्या होगा कि ये हो गई माँ, ये हो गए पापा और ये हो गई माँ टू। ठीक, मतलब डोनर। स्पिंडल ट्रांसफर में क्या होगा कि देखो ये मम्मी का जो एग है, माँ का जो एग है, इसमें से ये स्पिंडल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, रिमूव किया जाता है। स्पिंडल क्या है? तो स्पिंडल जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डीएनए को रखे हुए है, जो डीएनए को होल्ड करता है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये मम्मी का जो एग है अभी वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है फादर के स्पर्म से, राइट? अभी वो एग अलग ही है अपना। तो उससे क्या कर रहे हैं हम? ये स्पिंडल, एग में स्पिंडल मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो डीएनए को होल्ड किया है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। ठीक, क्लियर है बात? एंड इस स्पिंडल को हम इस डोनर के एग में ट्रांसफर कर दे रहे, इंसर्ट कर दे रहे। एक ऐसा डोनर जिसका ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हेल्दी है। ठीक, ठीक है यहाँ तक? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है डोनर का, तो ये स्पिंडल को हम निकाल के इसमें ट्रांसफर करवा दिए। अब ये जो एग हुआ, एग टू मतलब मम्मी वाला बताना चाह रहे हैं, माँ टू वाला एग, इसको फादर के स्पर्म से फर्टिलाइज कर दिया जा रहा है। तो जो बच्चा होगा वो बच्चा में फिर माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो हेल्दी होगा। तो एक होता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, जहां मम्मी का एक फादर का स्पर्म फर्टिलाइज होता है एंड फाइनली उसमें न्यूक्लियस निकाल के डोनर के एग में ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा तरीका स्पिंडल ट्रांसफर का क्या है कि मम्मी के जो एग है उसमें से मतलब स्पिंडल को एक्सट्रैक्ट कर लो, हटा दो एंड उसको डोनर के एग में डाल दो एंड फिर ये डोनर का एक फादर का एक दोनों फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, डोनर का एक फादर का स्पर्म फर्टिलाइज हो गया, तो जो जाइगोट जो बच्चा पैदा होगा वो भी हेल्दी बच्चा पैदा होगा, उसके माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी होंगे। ठीक है, तो ये दो मतलब आपको क्या बोलते हैं तरीका है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर एंड स्पिंडल ट्रांसफर। किसका तरीका है? तो माइक्रो रिप्लेसमेंट थेरेपी का। ठीक, थोड़ा सा लंबा इसलिए समझाएं क्योंकि एक बार आपको प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर पूछा है, दिस वाज सीन इन न्यूज़। एक बार आपको स्पिंडल ट्रांसफर पता नहीं, शायद नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है पूछ ले कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैगजीन वगैरह इसको कवर किया था स्पिंडल ट्रांसफर को भी। अच्छा, एक बात फाइनल, एक बात बस ये देखने का, देखो कि इसमें कितने मतलब गार्जियन या कितने पेरेंट इन्वॉल्व हैं? 1 2 3, तो इसी को 3 पेरेंट बेबी भी कहा जाता है। क्लियर है? इसी को 3 पेरेंट बेबी भी कहा जाता है क्योंकि एक तो ये मम्मी पापा एंड ये डोनर, 3 लोग इन्वॉल्व है। ठीक है, चलो बहुत ज़्यादा हम लोग इस पर समय दे दिए। वही सेम चीज़ आई हैव एक्सप्लेन्ड इन वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, जस्ट गो थ्रू दिस। अब दोबारा पढ़ने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि हम बहुत आसान भाषा में समझा चुके हैं। देखो अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग। 2021 का क्वेश्चन है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस, विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में किसको बनाया जा सकता है? 1 और 2 होगा आंसर। बहुत इंस्टीट्यूट अभी भी इसका आंसर पता नहीं मैंने क्या सोच के डी बता रहे हैं। वायरस नहीं होगा क्योंकि वायरस को ना आपको होस्ट चाहिए, वायरस को लिविंग सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग होस्ट चाहिए, तभी वो मतलब ग्रो कर सकता है वायरस। ठीक है, आंसर 1 और 2 दैट इज ए होगा। ठीक है, वायरस नहीं होगा। यहाँ तो आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम का बात कर रहा है, लिविंग तो है कुछ नहीं ऐसा, तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया फंगी ग्रो कर सकता है आर्टिफिशियल मीडियम में बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड ग्रो इंडिपेंडेंटली व्हेन प्रोवाइडेड विथ राइट एनवायरनमेंट। राइट एनवायरनमेंट माने न्यूट्रिएंट, उस तरीके का पीएच हो, टेम्परेचर हो, जबकि वायरस मतलब ग्रो नहीं कर सकता है आर्टिफिशियल मीडियम में। दे नीड अ होस्ट सेल, जैसे उसको बैक्टीरिया चाहिए, प्लांट चाहिए, एनिमल सेल चाहिए, तब वो रेप्लिकेट करेगा खुद को, बिकॉज दे रिलाई ऑन होस्ट का मशीनरी फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, आंसर ए होगा बैक्टीरिया फंजाई। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, टर्म ACE2 that is ACE2 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखा गया, is talked about in context of, कौन से कारण से वो चर्चा में था? ACE2 आंसर क्या होगा? स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज। समझने का प्रयास करते। देखो एक सेकेंड, हमारे बॉडी में जैसे लंग्स हो गया, जैसे हार्ट हो गया, जैसे किडनी हो गया, ठीक है, तो हमारे बॉडी पार्ट्स में, एक सेकेंड यार, स्पेशली लंग्स, हार्ट, किडनी में जो सेल्स हैं,
ठीक है, वो सेल्स में ना आपको एक प्रोटीन पाया जाता है, सेल के सरफेस पे एक प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है, ये सेल हो गया मान लो, इसके सरफेस पे हमको एक प्रोटीन मिलता है। ठीक है, यही प्रोटीन जो है ना, इसका नाम है ACE2, ACE2 कुछ है इसका फुल फॉर्म, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 कुछ तो नाम है। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमसे तो सिर्फ अगर हमको पता हो कि ACE2 क्या होता है बस मेरा काम चल जाता। अब बात को समझते हैं। देखो क्या बोले हम, हमारे बॉडी में स्पेशली लंग्स, हार्ट, किडनी में कुछ सेल्स, वो सेल्स के मतलब बहुत सारे सेल्स में ना आपको उसके सरफेस पे, ये सेल है उसके सरफेस पे आपको एक प्रोटीन मिलता है, वो प्रोटीन का नाम है ACE2। हाँ, तो खास बात क्यों है, खास बात ये है कि ये जो ACE2 है, ये जो प्रोटीन है ना, ये एक तरीके से रिसेप्टर का काम करता है। रिसेप्टर माने जो रिसीव करे, किसको रिसीव करने का, तो सार्स कोव 2 वायरस, उसको रिसीव करने का ये काम करता है, उसके लिए एक रिसेप्टर का काम करता है। एंड ये सार्स कोव 2 जो है ना, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19। अब जब ये वायरस, ये जो है रिसेप्टर के रूप में काम कर रहा है, ये वायरस आएगा, चिपकेगा, हमको क्या होगा, हमको इन्फेक्शन होगा, हमको बीमारी होगा, हमारे सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, वायरल डिजीज को स्प्रेड करेगा, स्प्रेड ऑफ द वायरल डिजीज। तो वो क्यों बात किया जा रहा था, बिकॉज स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज। ठीक, अगर इतना भी सिर्फ पता होता कि कुछ कोविड से जुड़ा हुआ है या कोई प्रोटीन है जो रिसेप्टर के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, इतना भी पता होता अब तो भी काम बन जाता हमारा। अब रेडियो कॉलर एकदम नहीं, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ओन सैटेलाइट एकदम नहीं, जीन्स इंट्रोड्यूस इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एकदम नहीं। अब एग्जाम में ये भी तीनों ऑप्शन आपको लगेगा कि सही है, सही है, सही है। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जो टर्म है वो टर्म को एकदम सिंप्लीफाइड भाषा में आपको समझने का प्रयास करना है। ठीक, अगर आपको मतलब मान लो एक बात बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है ना कि हाँ ये कोई पर्टिकुलर टर्म है जो बहुत टफ है, ठीक है, आप हमको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप में आप क्या करो, वो टर्म आप लिख के दो मुझे। ठीक है, जब मई आएगा ना, तो मई के फर्स्ट वीक में हम उसको बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में, अगर आप भी बहुत सारे टर्म्स को देते हो, मैं तो कंपाइल करूंगा ही, अगर आपको भी कोई टर्म ऐसा लग रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में ना ऐसे लिख के छोड़ दो, हम वो सारे का कंपाइलेशन बनाएंगे, अपने नोट्स का कंपाइलेशन बनाएंगे, एंड मई के फर्स्ट वीक में हम सबको बहुत आसान भाषा में एक वीडियो के थ्रू उसको समझाने का प्रयास करेंगे। मैक्सिमम आधे घंटे का वीडियो होगा, आपका 2-3 क्वेश्चन एकदम शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा 11 तो हम लोग देख ही चुके हैं, वो ACE2 वाला। ठीक है, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, बस आप एक बार पढ़ लेना। हम एक्सप्लेनेशन वैसे ही लिखे हैं जिस भाषा में है, हम एक्सप्लेनेशन को आपको समझा रहे हैं बहुत आसान भाषा में। ठीक है, इसीलिए दोबारा मतलब हम इसको रीड नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एडिनो वायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम whereas retroviruses have double stranded DNA genome. This statement is wrong. अब मान लो एडिनो वायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम, ये आपको नहीं भी पता है, लेकिन रेट्रोवायरस के बारे में सब लोग को पता है कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम DNA जीनोम होता है। और अभी आप जान लो कि ये क्या किया है, एडिनो वाला बात रेट्रोवायरस में लिख दिया है, रेट्रो वाला एडिनो में लिख दिया है। तो एडिनो वायरस जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है एंड रेट्रो वाला सिंगल होता है, इसमें उल्टा लिख दिया इसलिए गलत हो गया। बोल रहा है कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एडिनो वायरस जबकि एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। दिस इज करेक्ट आंसर। क्या होगा, B2 ओनली। ठीक है, एंड कुछ कुछ चीज़ों को तो आपको मतलब एकदम ऐसा फैक्ट मतलब पता ही रखना होगा ना। अब एक बार पूछ चुका है, बस ध्यान रखना, हो सकता है अगले बार स्टेटमेंट में यूज़ करें, या अगर अभी इतना भी ध्यान रख लेते हो तो जब PT365 हम लोग बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में समझेंगे ना, तो आपको उस समय मतलब कहीं ना कहीं मदद ही मिलेगा। ठीक, चलो देखो क्या बोल रहे हैं, बॉलगार्ड 1 बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन आज कोई पढ़ेगा ना तो बोलेगा कि बहुत आसान है, इसका आंसर होगा B डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट स्पेशली कॉटन प्लांट। ये सबको मतलब बहुत आसान लगेगा, लेकिन बात को समझो। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ये 2021 में जब पूछा गया तो बहुत बच्चों को नहीं पता था। एंड 2000 साइंस का तो आपको सबको पता है कि ज़्यादातर लोग वो करंट अफेयर के मैगजीन से ही प्रिपेयर करके जाते हैं, या फिर साइंस टेक्नोलॉजी मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। तो उसका जो स्टैटिक वाला भी जो पोर्शन है ना, वो भी हमेशा अपडेट होते रहता है हर कोचिंग का। अब बात ऐसा है कि 2021 में बॉलगार्ड पूछ दिया तो हर कोचिंग वाला इसको क्या किया, आपको इंट्रोड्यूस मतलब अब कहीं ना कहीं इंसर्ट कर दिया अपने मैगजीन में, अपने बुक में। तो अब बच्चे पढ़ते हैं 2021 के बाद ये टॉपिक, तो उसको लगता है कि ये तो मतलब एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है। भाई जब पूछा है उसके रेफरेंस में देखो, ये बार बार हम यही बात बोल रहे हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो। और आपके टाइम भी कुछ ऐसा पूछेगा, ठीक है, जो आपको नहीं आ रहा होगा, एंड वो चीज़ आज से 4 साल 5 साल बाद जो बच्चे एग्जाम देंगे ना, उनको लगेगा कि ये तो बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि इस बार जो 24-25 में आपको पूछेगा ना, वो 26 वाले बच्चे के लिए बुक में पहले से इंसर्ट किया हुआ रहेगा।
एंड दिस इज हाउ दे वर्क, दिस इज हाउ कोचिंग या कोई भी इंडस्ट्री है वो काम कर रहा है, करता है, ताकि मतलब आपको मतलब ऐसा लग सके कि हाँ मेरे इंस्टीट्यूट से आया है क्वेश्चन या इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बुक से आया है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है। आप एक स्टैंडर्ड सोर्स, एक स्टैटिक सोर्स मतलब सफिशिएंट लेवल तक पढ़ के जाओगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओगे, आप करंट अफेयर क्वेश्चन करके जाओगे, काम खत्म। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड में आपको इंपॉर्टेंट है तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट, ठीक। अच्छा, बॉल गार्ड 1 बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजी है क्या? तो ये एक तरीके का ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी है जिससे कॉटन प्लांट को ग्रो किया जाता है, ठीक है, ताकि उनको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया जा सके, ठीक। पेस्ट रेजिस्टेंट किसको? कॉटन प्लांट को। चलो, सो अब इसमें होता क्या है, दे इन्वॉल्व, बॉलगार्ड 1 बॉलगार्ड टेक्नोलॉजी क्या करता है, स्पेसिफिक जीन को कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस करता है ताकि उसको पेस्ट रेजिस्टेंट, स्पेशली बॉलवॉर्म, देखो बॉलवॉर्म से है बॉलगार्ड, तो जो बॉलवॉर्म पेस्ट है उससे उसके लिए उसको रेजिस्टेंट बनाया जा सके, ठीक है। अब जब ये रेजिस्टेंट बनाया जाएगा इस पेस्ट के अगेंस्ट में, तो कहीं ना कहीं केमिकल पेस्टिसाइड का भी यूज कम होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि प्लांट तो पहले से रेजिस्टेंट है, प्लांट को तो असर ही नहीं हो रहा, तो केमिकल पेस्टिसाइड का भी यूज कम होगा। अब ये स्टेटमेंट क्यों लिखे हम यहाँ पे, कोई जरूरत था नहीं, हम डायरेक्ट यही चीज को एक्सप्लेनेशन में बता दिए होते, काम खत्म। ये इसलिए बताएं ताकि आप लोग ये चीज सोच पाओ ना कि बॉलगार्ड 1 बॉलगार्ड टेक्नोलॉजी, बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है। तो कॉटन, यहाँ तो क्रॉप लिख दिया है, स्पेशली ये कॉटन से जुड़ा हुआ है, कॉटन को, कॉटन प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाता है, मतलब पेस्ट का इस पे असर नहीं होगा। तो पेस्ट का असर नहीं होगा तो क्या हम लोग इसको, इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या कि कहीं ना कहीं केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कम हो जाएगा? समझ में आ रहा है बात? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया? 2020 का क्वेश्चन है, कोरोना वाले ईयर का क्वेश्चन है ये, ठीक। तो पहला, ये न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होता है? ये ऐसा वैक्सीन होता है जो हमें वैसे इन्फेक्शन से बचाता है ना जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया से होता है, मतलब एक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उससे कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जनरली उसको न्यूमोकोकस कहा जाता है इस बैक्टीरिया को, ठीक है। तो इससे जो इन्फेक्शन होता है, ठीक, उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए, क्या है ये? बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो वैक्सीन दिया जाता है उसको न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन कहा जाता है, ठीक। अब बोल रहा है दीज वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंगिटिस एंड सेप्सिस। तो दिस इज करेक्ट, नाम से पता चल रहा है ना, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया होगा, तो इतना रिस्क ले सकते हैं एग्जाम में, एंड लेना होगा आपको। कैसे पता चलेगा लेना है? वैसे पता चलेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो कि क्या ये लॉजिक काम कर रहा है। जैसे एरियल मेटाजिनोमिक्स, एरियल मतलब हवा, एयर, मेटाजिनोमिक्स हैज समथिंग टू डू विद जीनोमिक्स, डीएनए, काम कर रहा था ना वो लॉजिक, तो वैसे ही काम करेगा। आपको ये मतलब जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ये ट्रिक, ये लॉजिक लगा रहे हो ना, वही लॉजिक यहाँ भी लग रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड, ये भी स्टेटमेंट सही होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये बैक्टीरिया के लिए हम लोग एंटीबायोटिक दे सकते थे, ठीक, लेकिन चूंकि अब ये वैक्सीन बन चुका है, हमसे इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, ये वैक्सीन का इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, तो पहला तो हो गया कि निमोनिया के अगेंस्ट में इसको यूज किया जा सकता है, साथ ही साथ अब ये बैक्टीरिया से ये डिजीज हो रहा है, ये बैक्टीरिया से हमको कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, हम एंटीबायोटिक भी दे सकते थे, लेकिन चूंकि ये वैक्सीन बन गया है, ठीक, और हो सकता है ये बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट हो, मतलब इसको फर्क ही नहीं पड़ता होगा ये एंटीबायोटिक से, ये बैक्टीरिया को, ठीक, लेकिन अब तो वैक्सीन बना हुआ है मेरे लिए, बना हुआ है ना, तो बोल रहा है कि डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक जो कि इफेक्टिव नहीं है, वो डिपेंडेंस कम होगा, एकदम होगा। ठीक वैसे ही जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, बात को समझो कि बॉलगार्ड 1 बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी से केमिकल पेस्टिसाइड का जरूरत कम होगा, क्योंकि ये जो बॉलवर्म पेस्ट है इससे तो क्रॉप को, कॉटन क्रॉप को पहले ही रेजिस्टिव बना दिया गया है, पहले ही रेजिस्टेंट बना दिया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसीलिए इस तरीके का स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि जब न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है जिसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया करके एक होता है, उससे जो इन्फेक्शन होता है। अब बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक लग सकता था, एंटीबायोटिक हम लोग, अब ये बैक्टीरिया ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुका है तो इफेक्टिव नहीं है, तो ये वैक्सीन यूज होगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो,
दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन। अरे एक आदमी को भी तो एलर्जी हुआ होगा, बात को समझो, एक आदमी को भी तो साइड इफेक्ट हुआ होगा, और आप कैसे बोल सकते हो कि ये साइड इफेक्ट नहीं होगा? छोड़ दो क्या लिख रहा है यहाँ पे या 100% बात क्या है वैसे सोचो, आप बस लॉजिकली सोचो, क्या ये स्टेटमेंट सही है? एकदम नहीं है। 3 गलत, 3 गलत, 3 गलत। 1 2 में भी अगर देखोगे तो आप एक बात बताओ कि ये जो है ये दोनों क्यों नहीं सही होगा? न्यूमोकोकल से न्यूमोनिया गया, एंटीबायोटिक हमको पता है एंटीबायोटिक पे डिपेंडेंस कम होगा क्योंकि अब तो ये वैक्सीन ही आ गया है, तो 1 और 2 दोनों सही होगा। वही सेम चीज को यहाँ पे मतलब आपको आसान भाषा में समझा दिया गया। दिस इज रॉन्ग, आंसर इज 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2020 का क्वेश्चन है, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। मान लो ये क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत पता है कि जेनेटिक चेंजेस का मतलब क्या हो रहा है, जीन को चेंज कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि जीन को चेंज किया जा सकता है इन द सेल, वो सेल जो एग और स्पर्म को प्रोड्यूस करता है ऑफ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट, जो पेरेंट होने वाले हैं। तो क्यों नहीं हो सकता? एकदम हो सकता है, जेनेटिक चेंज तो हो ही सकता है। अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज। जन्म के पहले क्या चेंज किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रॉयो ऑफ अ पिग। ये भी सही है। अरे करने को तो कैन लिख रहा है भाई, काहे नहीं होगा? तो आंसर डी 1 2 और 3 होगा। आपको यही समझना होगा। देखो साइंस टेक में मोस्टली आई एम सेइंग नॉट 100%, मोस्टली आंसर ऑल द अबव होता है, लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, राइट? मतलब ऐसे आंख बंद करके मतलब टिक नहीं मारेंगे। लेकिन जहां कैन लिखा हुआ है, क्यों नहीं हो सकता? एकदम हो सकता है ना, कि ह्यूमन इंड्यूस्ड जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है उसको इंजेक्ट किया जा सकता है एम्ब्रॉयो में। अब ये प्लूरीपोटेंट क्या होता है, ये सारा कुछ ना हम लोग पढ़ लेंगे डिटेल में, या तो पीटी 365 के थ्रू ही स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, या स्टैटिक पोर्शन अलग से ही साइंस का कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। डोंट वरी अबाउट दैट। आंसर डी 1 2 और 3, ठीक है। सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के बारे में। अब बताओ इस पे क्यों समय दें, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं स्पिंडल ट्रांसफर, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या था? प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन द ऑफस्प्रिंग। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग, कि मम्मी पापा डोनर, मम्मी के एग में माइटोकॉन्ड्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम, पापा का स्पर्म, दोनों को फर्टिलाइज करो, फर्टिलाइज्ड एग में क्या करो, इधर का जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया इंसर्ट करो, बच्चा हो गया। क्यों? क्योंकि मम्मी का जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो गड़बड़ था। यही सब तो पढ़ रहे थे ना माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में। 2 तरीका पढ़े थे, एक प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, एक स्पिंडल ट्रांसफर, ठीक। तो आंसर डी, ज्यादा एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं है, आप एक बार ये पढ़ लेना खुद से। बोल रहा है व्हाट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज। देखो सिंपल सिर्फ पूछ रहा है, टर्म दे दिया, पूछ रहा है कि न्यूज में था, क्यों था। आप ये भी अगर जान जाओगे कि वो क्या है तो काम खत्म हो जाएगा। देखो Cas9 प्रोटीन लिख ही दिया है कि प्रोटीन है, क्या है? देखो ये हमारा सेल हो गया, इसमें डीएनए है। अब ये डीएनए को हमको कट करना है, ये डीएनए को हमको एडिट करना है, ठीक है। मान लो ये डीएनए है, इसके ये स्पेसिफिक पार्ट को हमको क्या करना है, कट करना है, एडिट करना है, चेंज करना है, कुछ इसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या नहीं, जो प्रोसेस के थ्रू इसको किया जाता है उसको कहा जाता है क्रिस्पर जीन एडिटिंग। यहां तक ठीक है? क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं डीएनए में कुछ कट करना है, एडिट वगैरह करना है, मॉडिफाई करना है एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए को, इसको कहा जाता है क्रिस्पर जीन एडिटिंग, ठीक। तो ये जो कट करने के लिए आपको कैंची चाहिए, सीजर चाहिए, ठीक, वो एक तरीके का प्रोटीन है, वो प्रोटीन का नाम है Cas9। एंड ये हमको लगता है कि सारा का सारा बच्चा सही किया होगा, क्योंकि ये उस साल पीटी 365 में हमको लगता है फर्स्ट सेकंड पेज में ही था ये, एंड मतलब सारे बच्चे पढ़ के ही गए होंगे ये। तो Cas9 ऐसे एकदम अलग से नहीं पढ़े होंगे, क्रिस्पर Cas9 पढ़ के गए थे, ठीक है। एंड एक ही इसमें ऐसा ऑप्शन है जिसमें जीन एडिटिंग का बात हो रहा है, तो बाकी में हो भी नहीं रहा है। आंसर होगा ए, एक मॉलिक्यूलर सीजर है जो यूज करता है इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, कि इस पर्टिकुलर जगह पे इस जीन को काटना है, उसके लिए जो कैंची चाहिए, जो सीजर चाहिए, वो एक तरीके का प्रोटीन है जिसको Cas9 कहा जाता है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा तो 17 का वही एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। चलो 18 देखते हैं।
आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। क्यों? तो अगर हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी को काम भर में अगर समझे रहते हैं तो मेरा काम निकल जाता। देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये आरएनए इंटरफेरेंस है क्या? तो ये आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ना स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल को हम लोग यूज करते हैं, मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं। क्यों? ताकि हम लोग स्पेसिफिक जीन को साइलेंट कर सके। साइलेंट करने का मतलब उसका काम तमाम कर सके, उसको टर्न ऑफ कर सके। हम क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मान लो कि कोई जीन होगा, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए या हमारे लिए हार्मफुल होगा। हो सकता है कि उसके कारण हमको जेनेटिक या आदमी को जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा हो, राइट? हो सकता है उससे उसको कैंसर होगा, कोई दूसरा जीन होगा उससे उसको कैंसर हो रहा होगा, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा होगा, मतलब उसके माँ बाप से। ठीक है बात? या फिर हम ये स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल को यूज करके एक प्लांट को हो सकता है कि हम पेस्ट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट भी बना सके। ठीक है, ताकि वो प्लांट जो हो वो उसमें वो बीमारी नहीं हो जो उस प्लांट के लिए नुकसानदेह है, वो पेस्ट के खिलाफ वो रेजिस्टेंट हो सके। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी में आरएनए से इंटरफेयर करवा रहे हैं, स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल को यूज कर रहे हैं ताकि कुछ जीन वगैरह को साइलेंट वगैरह किया जा सके। ठीक, या फिर मतलब यही स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल वगैरह यूज करके हम प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट या पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं। ठीक, इसी को आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ठीक, इसका कोई लेना देना नहीं है ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से। ठीक, अब ये टफ क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको आसान कैसे बनाया जा सकता था? पहला, अगर आपको हल्का फुल्का भी आइडिया लग गया था कि या लगता कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है क्या, तो आप अगर वन को सही कहते कि हाँ इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपी, हमको कोई जीन को साइलेंट, कोई ऑफ करना है, टर्न ऑफ करना है, तो यूज किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। अगर ऐसा है, जीन को साइलेंट किया जा सकता है, तो शायद कैंसर भी इससे खत्म किया जा सकता होगा, एकदम हो सकता है। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट दैट आर रेजिस्टेंट टू वर्चुअल पैथोजेंस, ये भी सही है। तो 1 2 इसमें है, बस अब 1 है 2 है तो इसी में है, बाकी तो कोई होगा नहीं। ठीक, तो आंसर हम लोग उस लॉजिक से अगर देखते तो ए जाता 1 2 4। ठीक, तो एंड या किसी में तो 3 था भी नहीं, 3 इसमें था तो 1 के साथ 3 था, लेकिन हम लोग 2 पे भी तो श्योर थे। मान लो प्लांट वाला अगर गड़बड़ भी हम लोग को नहीं भी श्योर होते तो भी हम लोग मतलब जा सकते थे, क्योंकि यही एक ऑप्शन है 1 2 जिसमें दोनों साथ में है एंड इसके साथ 4 भी दिया हुआ है। लेकिन मिला जुला के बात बस इतना है कि जो भी टर्म या जो भी कोई टेक्नोलॉजी न्यूज़ में है, बायोटेक्नोलॉजी हो, डिफेंस में हो या कुछ भी हो, तो आपको उसका एक बेसिक जिस्ट आपको पता होना चाहिए, बस बात खत्म। आप उसके बाद कंक्लूड, मान लो कि आप एप्लीकेशन में 50 एप्लीकेशन पढ़ के जाओ हर एक टेक्नोलॉजी का, एंड आपसे कुछ 51 मतलब 51st कुछ एप्लीकेशन पूछ दे जो आप कहीं पढ़े ही नहीं हो, तब क्या? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बेसिक आइडिया ले लेना है टेक्नोलॉजी का सफिशिएंट लेवल पे, ठीक है, एकदम आसान भाषा में बहुत अच्छे से, एंड फिर आपको एग्जाम में उसी मतलब टेक्नोलॉजी को जो आप समझ के गए हो उसके इर्द गिर्द आपको खुद से मतलब सोचना है कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो वही सेम चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन, कैंसर ट्रीटमेंट, जीन साइलेंसिंग थेरेपी, लेकिन ये आरएनए इंटरफेरेंस को कॉमनली यूज नहीं किया जा सकता है हार्मोन रिप्लेसमेंट में। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 19, विथ रेफरेंस टू रीसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है। मतलब हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट है ना, सही जो है उसको नहीं बताना है, गलत है वो बताना है। देखो, सेल्स टेकन आउट from plants and animal can be made to undergo cell division in laboratory petri dishes। petri dishes मतलब वही लेबोरेटरी में जो ट्यूब वगैरह कुछ यूज करते होंगे उसी को बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, 2019 का क्वेश्चन है कि सेल अगर हम लोग प्लांट एनिमल में ले रहे हैं तो उसको लेबोरेटरी में सेल डिवीजन करा सकते हैं। अ पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड अ लिविंग सेल इन लेबोरेटरी, ये भी सही है, कुछ भी किया जा सकता है ना। पीसेज ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी, हो भी रहा है, ये भी सही है। फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों बताते हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो बात को समझते हैं इसको, क्योंकि हर स्पीसीज का ना अपना यूनिक सेट ऑफ जीन होता है। ठीक, वो जो आपको प्रोटीन बनाने का मान लो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है, तो बस ऐसे समझने के पर्पज से समझना, वो एक स्पीसीज अगर है ये, तो हर स्पीसीज का अलग अलग होता है। मान लो यही प्रोटीन बनाना है तो
ये स्पीसीज कुछ दूसरा इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, ये स्पीसीज कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, ठीक है। तो क्या हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो प्रोटीन बनाना है या कोई जीन को कंट्रोल करने का कोई एक्टिविटी है, वो स्पीसीज मतलब स्पेसिफिक होता है, मतलब हर स्पीसीज का अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप उसको मतलब जोड़ नहीं सकते हो, आप उसको कंबाइन नहीं कर सकते हो, आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते हो। यहाँ क्या बोल रहा है कि फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ये कुत्ता है, ये मान लो बिल्ली है, ठीक। अब आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, उस मतलब डॉग, कैट, उसके सेल से आप डीएनए निकाले, इसके सेल से आप डीएनए निकाल रहे हो, राइट। अब आप बोल रहे हो कि ये डीएनए के सेगमेंट को आप जोड़ के आप फंक्शनल क्रोमोसोम बना रहे हो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फंक्शनल क्रोमोसोम ये बनेगा नहीं कि ये कुछ अतरंगी बन जाएगा। उसका कारण ये है क्योंकि मान लो हमको ये प्रोटीन बनाना है, ठीक है, बस समझने के लिए समझना, ठीक है, ये प्रोटीन किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाना है, ठीक है। तो ये प्रोटीन ना मान लो जीन नंबर 1 बनाएगा, ठीक, लेकिन यहाँ पे ये प्रोटीन जो है प्रोटीन 1, ये हो सकता है कोई जीन X बनाए, ठीक। प्रोटीन भले सेम बन जाए, भले काम सेम करे, लेकिन वो जीन तो अलग अलग मतलब यूज हो रहा है ना। डॉग के केस में जीन 1, कैट के केस में जीन X, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो मतलब कुछ और होगा। फंक्शनल क्रोमोसोम नहीं बनेगा। फंक्शनल क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? तो फंक्शनल क्रोमोसोम आप ऐसे समझो ना कि एक मान लो ब्लूप्रिंट है, ये बता रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करेगा। ये ब्लूप्रिंट में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस बता रहा है कि ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करेगा, ठीक है, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक। तो जब हमको फंक्शनल क्रोमोसोम बनाना है तो कोई एक ही जीन होगा ना जो ग्रो के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ पे जीन X है, यहाँ पे जीन 1 है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो अगर वो सेम स्पीसीज होगा, जैसे डॉग 1 है, डॉग 2 है, ये दोनों होगा तो ठीक है ना भाई, इसमें भी जीन 1 वो काम कर रहा होगा, इसमें भी जीन 1 वो काम कर रहा होगा। लेकिन डॉग एंड कैट वाला में ये हिसाब किताब नहीं चलेगा। यहाँ बोल रहा है डिफरेंट स्पीसीज को के डीएनए को ज्वाइन करके उसको फंक्शनल क्रोमोसोम बनाया जा सकता है। नहीं, एकदम नहीं, आंसर गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये गलत है। हमसे पूछ रहा था गलत कौन सा है, कैसे पहुंचे, बाकी सब देखे कि हाँ बाकी सारा कुछ सही है। एंड डी वाले में ये डिफरेंट स्पीसीज था। अगर ये बात आप नहीं भी क्लिक करता आपके दिमाग में तो भी चूंकि बाकी सब सही था तो एक ऑप्शन ही ये ए वाला बच रहा था मेरे पास, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू जीएम मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जीएम मस्टर्ड हैज जीन्स ऑफ सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट टू अ वाइड वेराइटी ऑफ पेस्ट। बोल रहा है कि जीएम मस्टर्ड में जीन कहाँ से डाला गया? सॉइल बैक्टीरियम से, ठीक है। उससे होगा क्या कि ये जो जीएम मस्टर्ड है वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। उसके लिए ये जीएम मस्टर्ड बनाया गया पेस्ट रेजिस्टेंट करने के लिए? नहीं भाई, इट is modified mainly for increased hybrid seed production, not for pest resistant, ठीक है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए इसको बनाया गया, पेस्ट रेजिस्टेंट के लिए नहीं। तो क्या क्या ध्यान रखना है? मान लो कि कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो पहला तो देख लेंगे कि उसमें जो जीन इंसर्ट किया जा रहा है वो कहाँ से किया जा रहा है, ठीक। दूसरा कि वो जीन इंसर्ट किया जा रहा है ना, तो क्यों किया जा रहा है, पर्पस क्या है? पेस्ट रेजिस्टेंट पर्पस है, प्रोडक्शन उसका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है, क्या मतलब पर्पस क्या है? पर्पस जानना होगा, ठीक। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, जीएम मस्टर्ड हैज द जीन्स दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। बहुत डिटेल में जीएम मस्टर्ड हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ये भी आंसर आपका सही है। थर्ड बोल रहा है कि जीएम मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। दिस इज रॉन्ग। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी होना चाहिए था। अगर आपको ये चीज पता होता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा तो 3 गलत होगा, तो 3 गलत, 3 गलत, 3 गलत, आंसर हम लोग ए पे पहुंच गए। तो यूपीएससी का क्वेश्चन इज नॉट चेकिंग ओनली योर नॉलेज, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक कर रहा है, ठीक है। तो क्या क्या कंक्लूजन निकला इससे कि कोई जीएम क्रॉप होगा तो हम लोग उसके बारे में जान लेंगे कि वो कहाँ से उसको जीन आ रहा है, सोर्स, पर्पस जान लेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट है, सीड प्रोडक्शन है, एंड तीसरा वो उसको कौन मतलब डेवलप कर रहा है। इससे ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है क्योंकि सिर्फ जीएम क्रॉप ही हमको नहीं पढ़ना है। हमको जीएम क्रॉप मेरे टॉपिक के सब टॉपिक के सब टॉपिक के सब टॉपिक में आता है, लेकिन इतना कुछ हमको कम से कम देख के जाना होगा। आंसर क्या होगा? B2 ओनली। तो बाकी सब तो ठीक है। यहाँ देखो कि जीएम मस्टर्ड दिस वाज डेवलप्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ड सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स
अंडर द लीडरशिप ऑफ दीपक पेंटल, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के। एंड दीपक पेंटल साहब भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे बिकॉज ऑफ जीएम मस्टर्ड, एंड उसी के कारण ये पूछा है। यहाँ पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी दिया जो गलत था। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी? बताओ, 2017 का ये क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले तो ये देख लो कि सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इससे क्लोन बनाया जाता है। ठीक, समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मान लो ये एक गाय है, ठीक है, बस ऐसे समझने के लिए समझना। ये गाय 1 हो गई, ये गाय 2 हो गई। गाय मैंने काऊ का बात कर रहे हैं हम, ठीक। ये दूसरी हो गई, ठीक है। अच्छा, ये गाय ब्लैक गाय है, ये वाइट है। अब यहाँ से हम कोई एक रेगुलर सेल इसका ले लिए, इसके बॉडी से एक रेगुलर सेल ले लिए, ठीक है, जिसको रेगुलर सेल ले लिए, जिसको सोमेटिक सेल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक रेगुलर सेल है, कहीं से भी ले लिए। ठीक, अब ये सोमेटिक सेल से हम क्या कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस निकाल लेते हैं। क्या किए, गाय 1 जो कि ब्लैक है, वहाँ से सोमेटिक सेल निकाल लिए। सोमेटिक सेल से ये न्यूक्लियस को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब इस गाय का जो एग है उसमें ये न्यूक्लियस को इंसर्ट कर दिए, इसके न्यूक्लियस को हटा के इसके न्यूक्लियस को इंसर्ट कर दिए। ये न्यूक्लियस आया कहाँ से था, सोमेटिक सेल। तो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर किसमें हुआ, इस वाइट गाय के एग में। अब ये बच्चा को मान लो, अब इस एग को अगर इसी के अंदर रख दिया जाए या कहीं भी रख दिया जाए, तो ये जो बच्चा होगा, ये जो गाय होगी वो कैसी होगी, तो वो गाय जो होगी वो इस गाय में ब्लैक जो गाय है इसका कैरेक्टरिस्टिक वो लेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये ब्लैक गाय से गाय 1, काऊ नंबर 1, उससे इसको सोमेटिक सेल मिला था। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो जब अब इतना सारा कुछ पता चल गया, तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नहीं, बायोलार्विसाइड नहीं, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिजीज नहीं, आंसर बी होगा। बहुत सिंपल था ये, तो हम लोग मतलब ऐसे ही समझने के पर्पज से समझ लिए, लेकिन सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ये मतलब सबको पता रहेगा कि ये क्लोनिंग ऑफ एनिमल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा ये हो गया, आंसर सही है, आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, with reference to agriculture in India, how can the technique of genome sequencing often seen in news be used in immediate future? अब एक बात बताओ, जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम का मतलब समझ में आ रहा है? नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है तो पता चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं जीन, डीएनए, यही बात हो रहा होगा। अच्छा, सीक्वेंसिंग का मतलब उसका सीक्वेंस तैयार किया जा रहा होगा। अभी तक इतना तो पता चल गया होगा, क्योंकि हम लोग इससे बहुत टफ टफ क्वेश्चन देख चुके हैं। ये तो 2017 का क्वेश्चन है, इसके बाद के सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत कुछ नहीं भी पता है, तो इतना तो पता होगा ना कि कोई जीन, डीएनए का एक सीक्वेंस बनाया जा रहा होगा। ठीक, इतना पता है। अब पढ़ो, बोल रहे विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया, जीनोम सीक्वेंसिंग को कौन कौन सी चीज में यूज किया जा सकता है इमीडिएट फ्यूचर में? देखो तो, genome sequencing can be used to identify genetic markers for disease resistance and drought tolerance in various crop plant। क्यों नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है कि हम अगर जेनेटिक जीनोम सीक्वेंसिंग अगर कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि अच्छा, इससे ना ये जो जीन है या ये जो डीएनए है, इससे क्रॉप जो है वो ड्रॉट टॉलरेंट है, मैंने पानी नहीं भी मिल रहा है तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ये जो जीन है ना, इससे क्या हो रहा है, इससे ये पर्टिकुलर डिजीज इस प्लांट में नहीं हो रहा है, तो पता चल सकता है। क्यों नहीं हो सकता? दिस टेक्निक, दिस जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट। जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट बहुत छोटे में ही क्या बोलते हैं, मान लो फल वगैरह देने लगा, तो इसमें कोई तो जीन वगैरह होगा, कोई डीएनए होगा, कुछ तो होगा, उसी को हम लोग दूसरे में इंसर्ट कर सकते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया जा सकता है ना, एकदम किया जा सकता है। तो क्या होगा कि ये प्लांट जो अभी बहुत बड़ा होने में बहुत समय लगाता था, साल भर लगाता था, अब वो क्या हो रहा है कि वो 4 महीने में ही मतलब वो ग्रो कर दे रहा है, 4 मंथ्स में ही। ये भी हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड टू डेसिफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप्स। ये भी स्टेटमेंट सही है, नहीं होगा? आप बताओ कि हमको पता चल जाएगा कि जैसे पैथोजन्स है, जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया या कोई वायरस हो गया, वो किस तरीके से क्रॉप से इंटरैक्ट कर रहा है, उसको क्या उसको नुकसान पहुंचा रहा है या उसके फायदा के लिए है, हमको ये भी इंटरैक्शन को भी हम डेसिफर कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? D 1 2 एंड 3। ठीक है, अब जो भी कुछ मैंने बताया वही सेम चीज को बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 हमसे बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम समटाइम्स सीन इन न्यूज रेफर्स टू। 2016 का क्वेश्चन है, फिर से एक टर्म पूछ रहा है, बस वो टर्म का अगर आपको मतलब पता है एकदम आसान भाषा में,
तो यू विल बी इन पोजिशन टू गेट दिस क्वेश्चन करेक्ट। ठीक, क्या है देखो समझते हैं। सबसे पहला तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा साइंस का फील्ड है जहाँ पे हम लोग बायोलॉजी को, कंप्यूटर साइंस को, मैथमेटिक्स को, सबको यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू स्टडी एंड मेक सेंस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। ठीक, बायोलॉजिकल डेटा मतलब जैसे डीएनए, आरएनए है ना, प्रोटीन सीक्वेंस। तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक तरीके का फील्ड है, एक तरीके का सब्जेक्ट है, एक तरीके का फैकल्टी है, जहाँ पे हम लोग बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स सबको यूज कर रहे हैं, सबको मिला के पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग ये बायोलॉजिकल डेटा वगैरह को आराम से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। जैसे बायोलॉजिकल डेटा माने जैसे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन सीक्वेंस, ये सारा कुछ, उसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स के रेस्पेक्ट में लिख रहा है कि ट्रांसक्रिप्टोम एक वर्ड है, एक टर्म है, वो किसके लिए यूज होता है तो समझते हैं। बट उसके पहले फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। देखो डीएनए हम क्या बताएं आपको कि डीएनए एक ऐसा मटेरियल या एक ऐसा चीज है जो इंस्ट्रक्शन कैरी कर रहा है। ठीक, इंस्ट्रक्शन कैरी कर रहा है टू मेक प्रोटीन फॉर सर्टेन एक्टिविटीज, राइट। कि प्रोटीन बनाना है, मान लो कोई भी चीज के लिए प्रोटीन बनाना है तो उसको, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन जहां है उसको डीएनए कहते हैं। ठीक है बात। आरएनए क्या होता है, अभी जो भी हम लोग समझ रहे हैं एकदम मतलब अपने भाषा में समझ रहे हैं। ठीक है, आरएनए क्या है, ये एक ऐसा मैसेंजर है, एक ऐसा आरएनए क्या है, एक ऐसा मैसेंजर है, एक ऐसा कैरियर है जो कैरी कर रहा है इस इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम डीएनए टू द सेल कि भाई देखो ये प्रोटीन बनाना है। अब ये तो इंस्ट्रक्शन डीएनए में लिखा हुआ है, अब ये इंस्ट्रक्शन को हमको आरएनए के थ्रू हम क्या करवा रहे हैं, बाकी सेल में भिजवा रहे हैं। मतलब आरएनए इसको कॉपी कर ले रहा है ये इंस्ट्रक्शन को, एंड बाकी सेल को ये पहुंचा रहा है एज अ मैसेंजर। यहां तक ठीक है। ठीक, तो मतलब एक डीएनए होगा, ये डीएनए एक इंस्ट्रक्शन इसके पास होगा, उसको आरएनए कॉपी कर लिया, दूसरा से दूसरा आरएनए कॉपी कर लिया, तीसरा से तीसरा आरएनए कॉपी कर लिया। अब ये मान लो ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ये आरएनए कॉपी हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। अब ये तीनों को अगर आप जोड़ लोगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन कौन से जीन को यूज किया गया है टू मेक सर्टेन प्रोटीन एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो यही आरएनए के कलेक्शन को ट्रांसक्रिप्टोम कहा जाता है। समझ में आया क्या। डीएनए क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन कैरी कर रहा है फॉर मेकिंग प्रोटीन। आरएनए मैसेंजर है दैट कैरी दीज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए टू रेस्ट ऑफ द सेल। एंड ट्रांसक्रिप्टोम क्या है, तो this is the collection of all RNA in a cell showing which genes are being used to make protein at a specific time। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। तो इसका आंसर होगा B, the full range of mRNA molecule expressed by an organism। A range of enzymes नहीं, description of mechanism of gene expression नहीं, mechanism of genetic mutation एकदम नहीं। तो फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ऑर्गेनिज्म एट ए स्पेसिफिक टाइम, और अगर इसको मतलब अच्छे से लिखा जाए तो दिस इज ट्रांसक्रिप्टोम, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे आई हैव रिटन बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है, जो समझाएं वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, इट रेफर्स टू ऑल mRNA molecules produced in an organism or a specific cell type at a particular time। These mRNA molecules are created जब genes are expressed and carry the instruction for making protein। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग टेक्निक्स या फेनोमेना। बोल रहा है बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट्स, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जीन साइलेंसिंग, विच ऑफ द अबव इज आर यूज्ड टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप। ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या होता है पहले तो ये समझ लो, ये ट्रांसजेनिक क्रॉप जो लिखा हुआ है ये है क्या। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आर द प्लांट्स दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड। एक ऐसा क्रॉप, एक ऐसा प्लांट जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। अब जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, किसी दूसरे प्लांट स्पीसीज से, सॉरी किसी दूसरे स्पीसीज से। अब वो स्पीसीज बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो स्पीसीज कोई दूसरा प्लांट हो सकता है, ठीक, वो स्पीसीज कोई वायरस हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है। तो इससे एक जीन निकाल के इस पर्टिकुलर प्लांट में, इस पर्टिकुलर प्लांट पे इंसर्ट किया गया, तो जो प्लांट बना उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहलाएगा, वही ट्रांसजेनिक क्रॉप कहलाएगा। सो ट्रांसजेनिक क्रॉप आर द प्लांट दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम अनदर स्पीसीज। अब दैट स्पीसीज कैन बी प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस, इनटू देयर डीएनए। किसके डीएनए में, ये प्लांट के डीएनए में इसके जीन को इंसर्ट किया जा रहा है, ठीक है। दिस न्यू जीन गिव द प्लांट अ स्पेसिफिक ट्रेट जो कि इस प्लांट में एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे मान लो ये प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं था, ठीक है, पेस्ट के अगेंस्ट में नहीं रेजिस्ट कर पाता था, मर जाता था, ये प्लांट खराब हो जाता था, पेस्ट का अटैक होता था। तो मान लो एक बैक्टीरिया है, उस पे पेस्ट का
वो पेस्ट रेजिस्टेंट है तो वो जीन को निकाल के इसमें इंसर्ट कर दिया। अब जो ये प्लांट बना जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया। ठीक, तो ये ट्रांसजेनिक क्रॉप बोल रहा है कि इनमें से कौन कौन सा अबव इज आर यूज्ड टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप। जीन साइलेंसिंग एकदम, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा 2 और 3। 1 क्या होता है बर्डिंग एंड क्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट, ये तो नहीं होगा, ये ट्रेडिशनल मेथड है ना पेड़ पौधा लगाने का। ग्राफ्टिंग करते हम लोग, बर्डिंग करते हैं ना, तो ये सब ट्रेडिशनल मेथड है, ये सब इससे जुड़ा हुआ मेथड है। आंसर क्या होगा 2 और 3। चलो सेम थिंग यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेम चीज। एंड ये आप देखो कब का क्वेश्चन है 2014 का। नाउ अब बोल रहा है 2013 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। Mycorrhizal biotechnology has been used in rehabilitating degraded sites because mycorrhiza enables the plant to। बोल रहा है ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है mycorrhizal biotechnology, this has been used in rehabilitating degraded site, जो साइट खराब हो चुका है, सड़ रहा है, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये दिस माइकोराइजा इनेबल्स द प्लांट टू, ये माइकोराइजा जो है ये क्या करता है प्लांट में ऐसा कि उससे ये साइट रिहेबिलिटेट हो जाता है। तो पहला तो ये समझ लो कि ये जो माइकोराइजल बायोटेक्नोलॉजी है ये माइकोराइजा को यूज़ करता है, ये एक तरीके का क्या है फंगी है। ठीक, तो ये टेक्नोलॉजी में ये माइकोराइजा जो कि एक फंगी है उसको यूज़ किया जाता है। ठीक, जिससे प्लांट के ग्रोथ को, सॉइल के हेल्थ को इंप्रूव किया जाता है इन अ सस्टेनेबल वे। तो पूछ रहा है कि डिग्रेडेड साइट को ये रिहेबिलिटेट कर देता है बिकॉज इट इनेबल्स द प्लांट टू रेजिस्ट ड्रॉट एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया, ये भी सही है। टॉलरेट एक्सट्रीम ऑफ पीएच, मतलब ज़्यादा एसिड ज़्यादा बेसिक है तो उसके अगेंस्ट इसको टॉलरेट बना देता है, ये भी सही है। डिजीज इन्फेस्टेशन से भी रेजिस्ट कर देता है। आंसर क्या होगा D1, 2 और 3। तीनों काम हो सकता है। अब आप पूछोगे कैसे हो सकता है, तो यही चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा ना कि आप अगर इसको टिक कर रहे हो तो आप इसको टिक क्यों नहीं करोगे, या नहीं तो आप इसके बारे में पढ़ के ही जाओ। तो कोई पढ़ के मतलब नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड मैगजीन वगैरह कवर करता ही नहीं है। हाँ ये बात सही है, ये 2013 का बात है, ये बात सही है कि अब जो मैगजीन वगैरह आ रहा है वो इस तरीके के टॉपिक को कवर कर रहा है। तो वही बात तो हम बार बार बोल रहे हैं कि कम से कम कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो PT 365 तो अच्छे से सिंप्लीफाइड भाषा में समझ के जाएंगे। एंड ये आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हो सकता है आप इसके बारे में पढ़ के भी चले जाओ एंड आप 10 पॉइंट पढ़ के जाओ, 11वां पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है, तो वो हमको अपने कॉमन सेंस से ही सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर क्या होगा D। एंड यहाँ पे उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26। देखो पर्पस बस इतना है, पर्पस इतना है, बहुत कम चांस है कि शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ भी है रिपीट ना। वो 3 पेरेंट बेबी वाला देख लो, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर देख लो, हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी हो रहा है क्वेश्चन रिपीट। लेकिन पर्पस ये है कि आप देखो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। इसीलिए जब PT 365 हम पढ़ाएंगे तो उस समय ये मतलब नहीं होना चाहिए आपका कि यार ये तो बहुत शॉर्ट में निकल जा रहे हैं सर, या फिर ये बहुत शॉर्ट में वीडियो हो जा रहा है, बहुत सिंप्लीफाइड है, ये कैसे बोल रहे हैं कि ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही तो पता चल रहा है ना, पूछ ही नहीं रहा है उतने डेप्थ में जाके। आप एक बेसिक आइडिया लो, उसके इर्द गिर्द सोचने का प्रयास करो, काम खत्म। क्वेश्चन 26, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, दिस अलाउज जीन टू बी ट्रांसफर्ड। तो अब ये बताओ, अब ये देखो हमको पता है कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग कुछ हो रहा है, माने जीन के साथ कुछ इंजीनियरिंग किया जा रहा है। अब ये बोल रहा है ये ट्रांसफर करता है, इट अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड। अब जीन को ट्रांसफर किया जाता है अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट। हाँ क्यों नहीं किया जा सकता है ना, कि एक मान लो ये गुलाब है, ये एक कुछ और है, मान लो मैरीगोल्ड है ये, तो इसके जीन को इसमें ट्रांसफर किया जा सकता है। मान लो ये कोई एक प्लांट है जो पेस्ट रेजिस्टेंट है एंड ये पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, तो इसके जीन को इसमें ट्रांसफर किया जा सकता है, एकदम हो सकता है। फ्रॉम एनिमल टू प्लांट ये भी किया जा सकता है। फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म ये तो हो ही रहा है। आंसर क्या होगा 1, 2, 3, आंसर इज D। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एक साइंटिफिक मेथड है यूज टू कंबाइन DNA फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस ताकि क्रिएट किया जाए न्यू सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। इट अलाउ साइंटिस्ट टू ऐड मॉडिफाई स्पेसिफिक ट्रेट्स इन एन ऑर्गेनिज्म। एंड ये सारा कुछ हम लोग देख ही लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, अदर देन रेजिस्टेंस टू पेस्ट व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स फॉर विच जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स हैव बीन क्रिएटेड। मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट जो है उसका पोटेंशियल क्या है आगे। पेस्ट रेजिस्टेंट तो है, क्या वो ड्रॉट को रेजिस्टेंट हो सकता है? एकदम हो सकता है। टू इंक्रीज न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस, हाँ न्यूट्रिशन भी उससे बढ़ सकता है, क्यों नहीं हो सकता है।
टू इनेबल देम टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस इन स्पेसशिप एंड स्पेस स्टेशन, इस पे रुकते हैं। टू इंक्रीज देयर सेल्फ लाइफ, हाँ वो खराब नहीं हो बहुत दिनों तक, तो ये भी सही है। तो 1 2 4 तो पक्का सही है, 1 2 4 इसमें है, 1 2 4 इसमें है। अब एक बात को समझो, अभी चले जाओ ये क्वेश्चन को एक दो बार मतलब एक बार सर्च करो गूगल पे, राइट, चैट जीपीटी पे, इसका आंसर आपको ये दिया हुआ है, ठीक, बट यूपीएससी के हिसाब से इसका आंसर होगा सी, ये। अब उसका कारण क्या है, क्योंकि शायद इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि देखो जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट जो है उसका क्या पोटेंशियल है आगे, तो हो सकता है ना कि टू इनेबल देम टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस इन स्पेस एंड स्पेसशिप एंड स्पेस स्टेशन, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या कहना है लोगों का ना कि ये अभी तक थियोरेटिकली ये चीज सही है, अभी एक्सपेरिमेंट लेवल पे भी मतलब शायद पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली अभी लोगों को लग रहा है कि हाँ ये चीज पॉसिबल है, लेकिन अभी तक ये कहीं ट्राई नहीं हुआ है, बाकी सब ट्राई हो चुका है। तो इसके लिए आंसर 1 2 4 होगा। ये अभी भी थ्योरी के लेवल पे ही अभी तक इसको सही माना जा रहा है, ठीक। तो जो एक सिनेरियो चलता है ना कि यूपीएससी में साइंस टेक में ऑल द अबव होता है, नहीं, अभी जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे अदर चैप्टर्स के भी, जैसे डिफेंस का हो गया, जैसे स्पेस का हो गया, तब आपको समझ में आएगा ये ऑल द अबव वाला सही नहीं होता है। लेकिन अभी भी 90% ऑफ द क्वेश्चंस में ये ऑल द अबव जो है वो मतलब सही ही रहता है, ठीक है। तो हमें थोड़ा कॉशियसली मतलब लेके चलना है। बहुत बच्चे, इवन बहुत बच्चे क्या, आप नेट पे आज भी सर्च करो, इसका आंसर आपको डी ही दिखेगा, बट द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक। अगर नहीं पता है तब तो भाई सबसे सही यही था, क्योंकि यहाँ पे भी तो प्रोस्पेक्ट ही पूछ रहा था ना कि पोटेंशियल आपको कहाँ दिख रहा है, तो क्यों नहीं दिख सकता है यहाँ पे भी, ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है विथ रेफरेंस टू स्टेम सेल्स रिसेंटली सीन इन न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अब देखो ये 2012 का क्वेश्चन है, उस वक्त ये स्टेम सेल्स वगैरह न्यूज में नहीं था, अब तो बहुत मतलब लोग पढ़ते हैं, उस समय न्यूज में होगा तो ठीक है पूछा है फ्रिक्वेंटली न्यूज, लेकिन लोग इतना नहीं पढ़ते थे, अब तो लोग मतलब बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन में स्टेम सेल सबसे पहले देख लेते क्या है। ये एक तरीके का अनडिफरेंशिएट सेल है जो खुद से मतलब अपना कॉपी बना सकता है, ठीक है। तो एक तो अपना कॉपी खुद से बना सकता है, या फिर वो एक स्पेशलाइज्ड सेल में भी डेवलप कर सकता है, यहाँ तक ठीक है बात। एक तो अपना ही कॉपी खुद मतलब बना लेगा, या फिर स्पेशलाइज्ड सेल में भी वो अपने आप को डेवलप कर लेता है। अब ये जो सेल होता है यही डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयर, रीजनरेशन, इन सब चीज़ों में ये स्टेम सेल का मदद होता है। इसीलिए बहुत सारे वेब सीरीज में भी आप ये स्टेम सेल वाला मतलब कॉन्सेप्ट देखते हो, जहाँ पे स्टेम सेल के इर्द गिर्द ही वो कोई वेब सीरीज है वो बना हुआ है, ठीक। अच्छा अब देखो स्टेम सेल कैन बी डेराइव ओनली फ्रॉम मैमल्स, तो एकदम नहीं ना, प्लांट से भी होता है भाई, तो 1 गलत, तो ये गलत, ये गलत। अब बचता है 2 3 बी सी, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, मैंने 3 तो पक्का सही है कि स्टेम सेल कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल थेरेपी, या दिस इज करेक्ट। स्टेम सेल कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स, ये भी सही हो सकता है कि हमको नए ड्रग को चेक करना है, हम क्यों नहीं चेक कर सकते इससे, ठीक। तो आंसर 2 and 3 आंसर इज बी, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 29 बोला व्हाट आर द रीजन फॉर द पीपल रेजिस्टेंस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल इन इंडिया, 2012 का ये क्वेश्चन है। तो क्या बीटी ब्रिंजल हमसे पूछ रहा है पीपल क्यों रेजिस्टेंट हैं फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल को इंट्रोड्यूस करना है, पीपल का रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि बीटी ब्रिंजल हैज बीन क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम सॉइल फंगस इनटू इट्स जीनोम। तो ये फंगस नहीं होगा भाई, पहले भी तो अभी भी तो पढ़े थे, बैक्टीरियम है, ये बैक्टीरिया है, तो ये गलत हो गया, 1 गलत, तो ये गलत, ये गलत, ठीक। बीटी ब्रिंज seeds of BT brinjal are terminator seeds and therefore farmers have to buy seeds before every season from the seed company, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। टर्मिनेटर सीड किसको बोलते हैं, वैसा सीड जो फिर ग्रो नहीं करे, जर्मिनेट नहीं करे। तो बीटी ब्रिंजल के बारे में ये कि ये टर्मिनेटर सीड है, वो ग्रो नहीं करेगा, तो ये गलत है। बीटी ब्रिंजल जो है वो टर्मिनेटर सीड नहीं है, 2 गलत, आंसर बचता है सी, 3 and 4। 3 क्या बोल रहा है, देयर इज एन एप्रीहेंशन दैट कंजम्पशन ऑफ बीटी ब्रिंजल मे हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन हेल्थ, ये चीज तो आज भी लोग को लगता है। एंड देयर इज सम कंसर्न दैट इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में कंफ्यूजन भी था, हालांकि इसके बारे में तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। एंड देखो ना यही सेम स्टेटमेंट अभी पूछ दिया था ना पहले भी, अभी एक बार पूछा है, तो 2 3 and 4 तो पक्का सही होगा, 3 4 इसमें था, 3 4 इसमें था, तो ऑब्वियसली ये दोनों 1 2 तो गलत होगा। आप कोई भी, जैसे अगर आपको ये भी पता होता कि सॉइल फंगस नहीं बैक्टीरियम होगा, तो भी आपका ये आप गलत करते, आंसर आपका आता 3 and 4, ठीक है। सेम चीज
बहुत अच्छे से लिखा हुआ है एकदम सिंप्लीफाइड भाषा में। नाउ एट प्रेजेंट 2011 का क्वेश्चन है, साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द अरेंजमेंट और रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स और डीएनए सीक्वेंसेस ऑन अ क्रोमोसोम, हाउ डज दिस नॉलेज बेनिफिट अस। क्या बोल रहा है कि प्रेजेंटली, मतलब ये 2011 के रेफरेंस में देखना, ठीक है। साइंटिस्ट कैन डिटरमिन द अरेंजमेंट और रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स और डीएनए सीक्वेंस ऑन अ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है, यहाँ ये डीएनए है, ऐसे है, जो भी कुछ है, ये जीन का सीक्वेंस आज साइंटिस्ट को पता है, वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये जो नॉलेज है ये आपको कैसे मदद कर सकता है। पहला बोला, इट इज पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ लाइफ स्टॉक। पेडिग्री माने उसके एंसेस्ट्री, कोई जानवर है उसके एंसेस्ट्री के बारे में पता चल सकता है, एकदम पता चल सकता है, क्योंकि आपको डीएनए का ही तो आप सीक्वेंस मतलब आप पता लगा लिए हो। इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीज। अब बताओ, सारे ह्यूमन डिजीज के कॉज को आप पता लगा सकते हो क्या, सारे के सारे ह्यूमन डिजीज का। टू जैसे गलत होता है, टू गलत, टू गलत, टू गलत, आंसर पे पहुंच गए हम लोग। इट इज पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल ब्रीड, कि ये एनिमल को ये डिजीज नहीं होगा, इसके लिए आप वो डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल ब्रीड आप बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो, एकदम कर सकते हैं भाई। हमको जीन का सीक्वेंस पता चल गया, हमको पता चल गया अच्छा ये जीन के कारण ये बीमारी हो रहा है, तो हम इसको चेंज कर देंगे, मॉडिफाई करवा देंगे। समझ में आ रहा है बात। एंड नहीं भी पता होता है, टू देखो ना, बोल रहा है कि आपको सारा का सारा डिजीज के बारे में पता चल जाएगा। इज इट रियली पॉसिबल? आज भी पॉसिबल नहीं है, आज भी ये स्टेटमेंट गलत होगा। ये तो 2011 का बात है, ठीक, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंजल नोन एज बीटी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी भी हम आपको पहले भी बताएं, जैसे जीएम मस्टर्ड क्या था, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, उसका पर्पस था ना, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। हमको क्या उसमें लिखा हुआ था स्टेटमेंट में, पेस्ट रेजिस्टेंट, अरे नहीं पेस्ट रेजिस्टेंट उसको नहीं करना था, ठीक। बीटी ब्रिंजल के केस में पूछ रहा है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बीटी ब्रिंजल बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। बीटी ब्रिंजल को हमको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना था, बस बात खत्म। टू इम्प्रूव इट्स टेस्ट न्यूट्रिटिव क्वालिटीज, एकदम नहीं। टू मेक इट ड्रॉट रेजिस्टेंट, टू मेक इट सेल्फ लाइफ लॉन्गर, नहीं, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना था, इतना सिंपल। हम आपको क्या बोले, हम बोले कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है तो वो कौन डेवलप कर रहा है उसके बारे में देख लो, कौन से पर्पस से बनाया जा रहा है वो देख लो, एंड ऑब्वियसली उसमें कुछ इंसर्ट किया जा रहा होगा, कोई जीन वगैरह, तो वो उसका सोर्स क्या है वो देख लो, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी करने का जरूरत नहीं, ठीक है। एंड या दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है ये बीटी ब्रिंजल बाय इंसर्टिंग जीन फ्रॉम बैक्टीरियम बैसिलस ये thuringiensis, which produces a protein toxic to certain pest, जैसे brinjal fruit and soot borer. This makes the plant resistant to this pest, reducing need for chemical pesticide. And thus primary objective क्या हो गया, इसको pest resistant बनाना, ठीक है। So here we completed our biotechnology वाला chapter. And yeah, if you want to get the PDF, please join the Telegram channel and group. You can also follow me on the Instagram. एंड इसी तरीके से हम लोग 2-2, 3-3 चैप्टर करके 3 से 4 वीडियो में वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस साइंस टेक, एंड ये बहुत जल्दी कर देंगे हम, मतलब 1 से 2 दिन में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू गेट द PDF, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आप ज्वाइन कर लो इस चैनल को। एंड या दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।